ओके, ऑल द बेस्ट। बिल्कुल घबराना नहीं है। 1-2 हफ्ता एक जो रिवीजन टाइप का करना है 1 हफ्ते में ही कर लो, और बाकी रेस्ट लास्ट वीक बस थोड़ा काम माइंड हो, और एकदम लास्ट वीक में ये पढ़ लूँ, वो पढ़ लूँ, वो नहीं करना है। जितना बस कॉन्फिडेंस रखना खुद की प्रिपरेशन पे, और ज़्यादा नर्वस नहीं होना है। काम माइंड रख के एग्ज़ाम देनी है आप लोगों को, जो इस बार देने वाले हैं। ऑल द बेस्ट। 9 डेज़ बचे हैं। मैम हाँ। मैम मुझे एक डाउट था, क्या हम गेट 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स में दे सकते हैं? जैसे कि इस बार मैं प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ, फिर नेक्स्ट ईयर मुझे अच्छे से देना है, और अगर इन केस अगर मेरा रैंक कम आता है और मुझे जो कॉलेज चाहिए वो मुझे नहीं मिलता, तो मैं उसके बाद थर्ड अटेम्प्ट दे सकती हूँ? हाँ, ऐसे गेट में कोई रूल नहीं है कि आप इतने लिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दे सकते हो। मतलब आप रेगुलरली दे सकते हो 3 साल, ऐसा कुछ है नहीं। इनफैक्ट मेरे दोस्त थे कुछ 1-2 आईआईएससी में जो सिर्फ पीएचडी वाले जो सिर्फ बस मजे के लिए हर साल गेट देते हैं, तो आई थिंक वो लोग कम से कम 6-7 बार गेट दे चुके हैं। तो हाँ, दे थैंक यू सकते मैम। हो। बट ट्राई करना कि जैसे इस साल आप सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दे रहे हो, तो इस साल ही आप आइडेंटिफाई कर लो कि कौन सा सब्जेक्ट अच्छे से नहीं आते हैं, कौन से वीक एरियाज है, ताकि आप नेक्स्ट टाइम फुल प्रिपरेशन के साथ दे सको। ओके मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। तो अपना बताओ कैसे स्टार्ट किया? अच्छा, ठीक है। तो मेरी गेट की जर्नी, मतलब मेरा एम ये था कि 4th ईयर के बाद ही मुझे मास्टर्स करना था। मतलब मेरा जॉब का ऐसा कोई प्लान नहीं था, तो मेरा और मतलब मैंने बीटेक एनआईटी रायपुर से किया है सीएससी में। तो मेरा ये सीन था कि मैं गेट की प्रिपरेशन 5th सेमेस्टर से स्टार्ट कर दिया था मैंने। तो यहाँ पे एग्जाम दी थी मैंने एंट्रेंस की, और शायद उसमें कुछ मार्क्स वगैरह भी अच्छे आए थे। तो मैंने बोला चलो क्लासेस एटलीस्ट ज्वाइन कर लेते हैं, ताकि गेट की प्रिपरेशन साथ में होती जाए। और फिर बस कोचिंग के साथ गेट की प्रिपरेशन करते गए। और फिर मैंने 4th ईयर में अटेम्प्ट दिया था 2016 में। 16 में था, कितने साल हो गए। ओके, 2016 में अटेम्प्ट दिया था, और उस टाइम रैंक मेरा 381 था। तो उस टाइम मैंने बहुत ट्राई किया था कि कोई आईआईटी मिल जाए, और बट हो नहीं पाया, क्योंकि शायद हर जगह कट ऑफ थोड़े ऊपर चले गए थे, 200-300 क्लोजिंग लाइन में। तो उस टाइम तो मुझे नहीं मिल पाया था, तो मैंने फिर कोल इंडिया ज्वाइन किया एज अ मैनेजमेंट ट्रेनिंग, जिसमें मेरा प्लेसमेंट ऑन कैंपस हुआ था। मैंने कोल इंडिया की एग्जाम अलग से नहीं दी थी, लेकिन अब पीएसयूज के एग्जाम जैसे कोल इंडिया ये सब अलग से लेती है एग्जाम अपनी, तो आप गेट की एग्जाम प्रिपरेशन के थ्रू वो एग्जाम्स भी दे सकते हो। सो फिर मैंने 1 साल वहाँ फिर से प्रिपेयर किया, और सिर्फ उन एरियाज पे फोकस किया जिस पे मैं वीक थी, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन पहले बार की काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। तो उसके बाद फिर मेरा 16 रैंक आया, फिर मैं आईआईएससी बैंगलोर गई और मास्टर्स करके अब मैं तो स्टार्टअप एक इन्फ्लुएंस है, वहाँ पे मैं जॉब कर रही हूँ। तो कोमल, जैसे तुम अपने कॉलेज के टाइम में यहाँ से फिर सेमेस्टर से स्टार्ट कर दी थी, जी। तो कॉलेज के टाइम में बहुत से बच्चों का डाउट रहता है कि कॉलेज के टाइम में क्या हम लोग मैनेज कर सकते हैं कॉलेज और कोचिंग को? अब तो ऑनलाइन हो अब गया तो अब तो आराम से मैनेज कर सकते हो। तो एक्चुअली ऐसा है कि मैं घर यहाँ दुर्ग में है, भिलाई में, और मेरी कॉलेज एनआईटी रायपुर थी, रायपुर में ही है। तो हाँ, तो मैं हम लोग कम्यूट करते थे अप डाउन ट्रेन से डेली। तो ऐसा मेरा रोज का ये था कि ऑल्टरनेट डेज यहाँ क्लासेस होती थी, सुबह 7 से 9, 7 to 9। फिर मैं 9:20 की ट्रेन पकड़ के कॉलेज जाती थी, और फिर दिन भर कॉलेज में रह के फिर वापस आके फिर, तो ऐसे में प्रिपरेशन किया है मैंने पूरा अपना। तो उसमें भी मैनेज हो गया, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया था। 5th सेमेस्टर से स्टार्ट कर दिया था मैंने। इस बार तो खैर 5th सेमेस्टर वाले भी गेट दे सकते हैं, तो जो और जल्दी स्टार्ट करे 3rd सेमेस्टर वाले, तो उनके पास तो काफी टाइम है प्रिपेयर करने के लिए। अच्छा, ये आपका जो पढ़ते थे, जब आप लोग यहाँ पे कोचिंग में आते थे, कोचिंग में 2 घंटे क्लास चलती थी, जी। उसके बाद आप लोग कितने आवर्स पढ़ते थे, सेल्फ स्टडी कितना करते थे? अच्छा। और कुछ लोगों बच्चों का डाउट रहता है कि सर हमको, जैसे आपकी क्लासेस अभी तो ऑनलाइन चली ना, 4 घंटे 5 घंटे चल रहे थे, हाँ। ऑफलाइन में हम लोग 2-2 घंटे पढ़ते थे। हाँ। तो क्या ऐसा जरूरी है कि मुझे 12 घंटे पढ़ाना जरूरी है बच्चे को, कि 10 घंटे मुझे पढ़ाना डेली जरूरी है, तभी गेट में होगा, नहीं तो नहीं होगा? नहीं, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है कि 10 घंटे पढ़ाना ज़रूरी है या 12 घंटे पढ़ना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। बस एक कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए गेट के लिए। देखो, गेट क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी चाहिए, और हार्ड वर्क चाहिए। बाकी
कॉन्सेप्ट्स तो आप वही पढ़ रहे हो जो इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। वो अलग बात है कि कॉलेजेस में इंजीनियरिंग के ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, इसके कारण गेट में प्रॉब्लम होती है। बट यहाँ आपके सर जो पढ़ाएंगे या जो बाकी टीचर्स आपको यहाँ कोचिंग में पढ़ाते हैं, उसके थ्रू आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हो। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने का कोई ऐसे फिक्स नहीं है ना कि आपके 10 घंटे में ही कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, वो तो 1 घंटे में भी हो सकता है, मतलब आपकी हार्डवर्क और आपके कैपेबिलिटी के हिसाब से। तो ऐसा नहीं है। तो मतलब मेरा जनरली सर ये प्लान था जब मैंने 5th सेम में ज्वाइन किया था, स्टार्टिंग सर ने टीओसी से किया था। कैसे मतलब अपना को प्लान करते थे, हाँ, कितने घंटे पढ़ते, कौन-कौन सी बुक्स प्रेफर करते? जी, जी। तो वो सब इनको थोड़ा-सा बताओ, बाकी लोग अपना डाउट पूछेंगे ही हाँ, धीरे-धीरे। तो बच्चों आप लोग भी अपना डाउट पूछिएगा, ठीक है? जैसे उनका एक डाउट है यहाँ पे, विजय पटेल जी का एक डाउट है। ये सबको दिखता है ये जो? हाँ। अच्छा, तो हेलो हेलो हाँ यस मैम, मेरा एक डाउट था, मतलब आपकी जो रिवीजन स्ट्रेटजी है वो रिवीजन कैसे करती थी आप, और दूसरी चीज ये कि आप जो शॉर्ट नोट्स बनाती थी उसके बारे में थोड़ा बताइए, और तीसरी चीज ये कि आपने टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन करी थी, मतलब आई गेट के अलावा जैसे कि मेडेजी या फिर कोई जो ऑल इंडिया टेस्ट चलती वो वाली, और उनमें आपकी स्ट्रेटजी कैसी थी, ये 3 चीजें बता देना एक बार। एक तो आपका टेस्ट सीरीज वाला, हाँ, पहला टेस्ट सीरीज, दूसरा शॉर्ट नोट्स एंड थर्ड रिवीजन। तो मैं शुरू से बताती हूँ। तो पहले शॉर्ट नोट्स पे आते हैं। तो शॉर्ट नोट्स एज सच मैंने कभी बनाए नहीं है। शॉर्ट नोट्स मेरे नोट्स बस वही रहते थे जो यहाँ कोचिंग में पढ़ाते थे सर, मेरे नोट्स में सिर्फ वही रहता था। प्लस मतलब मेरी स्ट्रैटेजी ये थी, जैसे टीओसी स्टार्ट किया तो टीओसी के कोई कॉन्सेप्ट आज पढ़ा है तो उसके ही गेट के क्वेश्चंस पहले जाके सॉल्व कर लिए, तो वो था। प्लस और जैसे क्वेश्चंस में कुछ नया पता चला तो कॉपी में उसी टॉपिक के बाजू में वो ऐसे अलग से नोट चिपका दिया था मैंने, या फिर मैंने अलग से ऐसे शॉर्ट नोट्स कभी नहीं बनाए। जो कोचिंग के नोट्स थे वही मेरे नोट्स थे। तो और प्लस लेकिन उसमें स्टार मार्क करके लिख दिया साइड में कि इस टॉपिक में ये नया पता चला, या फिर कोई बुक पढ़ ली किसी टॉपिक की, और बुक में क्योंकि ज्यादा हमेशा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा पढ़ने के बाद, तो वो भी लिख दिया था शॉर्ट नोट में। तो ये थे शॉर्ट नोट्स के बारे में। मतलब ऐसा सच मैंने कोई बनाया नहीं है, जो कोचिंग में सर के नोट्स रहते हैं मैंने वही फॉलो किया, और प्लस बुक्स वगैरह एंड हाँ क्वेश्चन सॉल्व करना। तो आई थिंक शॉर्ट नोट से ज्यादा जरूरी है आप क्वेश्चन सॉल्व करो जितना ज्यादा हो सके, और फर्स्ट टारगेट रहना चाहिए आपको प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन सॉल्व करना। नेक्स्ट है टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज मैंने काफी जल्दी ही ज्वाइन कर ली थी। आई थिंक अराउंड 6 सेमेस्टर मैंने ज्वाइन कर ली थी, क्योंकि मेरा 8 सेमेस्टर में देनी रहती है एग्जाम। तो और इतने जल्दी मैंने क्यों ज्वाइन की टेस्ट सीरीज, क्योंकि हमारी एग्जाम होती है गेट ऑनलाइन होती है, बट उस टाइम पे यहाँ पे हमारे ऑफलाइन एग्जाम्स होते थे। तो यहाँ की सब्जेक्ट वाइज टेस्ट तो मैं देती थी, प्लस साथ में जैसे एक सब्जेक्ट मेरे साइड से कंप्लीट होता गया, तो उस सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिया मैंने ऑनलाइन टेस्ट में, ताकि खुद का एनालिसिस बेटर हो सके, क्योंकि वो फिक्स टाइम फ्रेम रहता है कि 1.5 घंटे टाइमर चलता रहता है। तो उस माहौल मतलब उस एनवायरनमेंट को में ढलने के लिए, या फिर ताकि एग्जाम में जैसे मैंने एक भी टेस्ट नहीं दिया और सीधा जाके एग्जाम दे ली 3 घंटे की, तो वो बहुत ओवरवेलमिंग होगा। इसलिए मैंने काफी जल्दी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की। तो पहले उसमें टॉपिक वाइज टेस्ट दिए और फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिए। तो आप यहाँ की टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन करो ही करो, और आपको करनी तो और भी कोई एक्स्ट्रा डीजी बहुत सारे रहते हैं, कोई भी ज्वाइन कर सकते हो। ये टेस्ट सीरीज करना। और रिवीजन स्ट्रैटेजी मेरी ऐसी थी। तो रिवीजन कब करते हैं, जब पहले तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट बनाओ उस सब्जेक्ट का। जैसे टीओसी स्टार्ट कर दिया, टीओसी में रहता है हमारे रेगुलर लैंग्वेज, ग्रामर और ये सब सारी चीजें रहती है। पहले तो ये समझना था कि पहला स्टेप रहता है कि अंडरस्टैंडिंग। पहली स्टेप है अंडरस्टैंडिंग उस कॉन्सेप्ट की। अब जैसे गेट में 10-12 सब्जेक्ट्स है और हर एक में कुछ बहुत सारे से एन नंबर ऑफ टॉपिक्स है, तो आप हर सब्जेक्ट की पहले अंडरस्टैंडिंग, हर सब्जेक्ट में हर कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करो कि रेगुलर ग्रामर है क्या, करता क्या है। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो उसके। और अंडरस्टैंडिंग में क्या पार्ट आ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगा पहले तो जो आप क्लास अटेंड कर रहे हो क्लास अटेंड करोगे,
उसके नोट्स बनाओगे, उसकी बुक्स पढ़ोगे। और बुक्स पढ़ना जरूरी है, नॉट इन ऑल सब्जेक्ट्स, बट कुछ सब्जेक्ट तो है ही जिनकी बुक्स बहुत पढ़ना जरूरी है। उस पर मैं बताती हूँ बाद में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। बट नोट्स और बुक्स और बेसिक कॉन्सेप्ट की होता क्या है ये अंडरस्टैंड। फिर आप अपने आप को टेस्ट कैसे, और सर भी काफी मतलब यहाँ मैंने देखा है कि क्लास में सर क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाते हैं साथ में, तो उससे और अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है। फिर क्वेश्चन सॉल्व करो गेट के, पहला तो एक गेट के क्वेश्चन सॉल्व करो, उस टॉपिक के जितने मिले उतने सॉल्व करो गेट के। तो जैसे मैथ्स हमारा सब्जेक्ट है, तो मैथ्स में सिर्फ सीएस का सॉल्व मत करो, बहुत सारे दूसरे ब्रांचेस के भी गेट में मैथ्स पूछता है, तो उसके भी सॉल्व कर सकते हो। फिर है टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज। ये टेस्ट दे सकते हो, टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हो, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे सकते हो। तो उस सब्जेक्ट में बेटर अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करो। और गेट का यही है, आपके सिर्फ कॉन्सेप्ट से टेस्ट करता है गेट, कि आप सब इंजीनियर्स हो, आपको बीई बीटेक की डिग्री मिल रही है, तो आप कैसे, क्या आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं, यही है गेट की टेस्टिंग। तो पहले तो क्वेश्चंस, बाकी रिवीजन में क्या हुआ, रिवीजन क्या है, बस यही है, इट्स सॉर्ट ऑफ लूप है ऐसा रिवीजन का। पहले अंडरस्टैंडिंग ही क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर क्वेश्चन से समझ आया कि आपको कौन सा टॉपिक नहीं आता है, फिर उसको समझा थ्रू बुक्स नोट्स, एंड देन नोट्स अपडेट किए, बुक्स अपडेट किया, फिर क्वेश्चन सॉल्व किए। तो यही तो साइक्लिक पाथ है, ये बेसिकली रिवीजन स्ट्रैटेजी है। और एकदम एंड में जैसे 1 महीना बचा है गेट के एग्जाम के, तो बस नोट्स देखते रहो, यही रिवीजन है, बेसिकली यही रिवीजन है। यस मैम, मैं पूछ रहा था ना मैम, मैं अभी 3rd सेमेस्टर में हूँ, बट मुझे अभी टाइम इनफ है अभी से, मतलब स्ट्रेटजी क्या फॉलो करनी चाहिए ताकि अच्छा रैंक आ जाए गेट में, मतलब अभी से क्या प्लानिंग होना चाहिए प्रिपरेशन का, ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो और अच्छे स्कोर कर लें। अच्छा, तो बेसिकली अच्छा स्कोर करने के लिए गेट में जितने 10 सब्जेक्ट्स है, शायद 10 सब्जेक्ट्स है, तो अगर अच्छी रैंक लानी है तो वो हर 10 सब्जेक्ट में जितना है आपको सब सारे टॉपिक्स मोस्टली क्लियरली पढ़ने पड़ेंगे। और तो पहला तो पॉइंट ये रख लो, क्योंकि आप 3rd सेमेस्टर में आपके पास काफी टाइम है, तो आप सारे सब्जेक्ट कवर करना, जितने हैं गेट में उतने, कोई भी टॉपिक ऐसे छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास बहुत बहुत टाइम है अभी गेट देने के लिए। प्लस अज्यूमिंग कि आप फाइनल ईयर में देने वाले हो, ना कि 5th सेमेस्टर। तो ठीक है, आप पहले तो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना। अब बेसिक स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे क्लास अटेंड कर लिए, तो यहाँ जैसे 2 सब्जेक्ट पैरेलल में चलते हैं सर, 2, तो जैसे 2 सब्जेक्ट पैरेलल में चल रहे हैं, तो आप उन्हीं दोनों सब्जेक्ट्स को साथ में रिवाइज करते जाओ या पढ़ते जाओ। जैसे एक टीओसी चल रहा है, तो टीओसी में आज जो टॉपिक में पढ़ाया उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए गेट में जाके। तो इससे फायदा क्या होगा, जो आप आज पढ़ रहे हो उसको अगर 1-2 दिन में इसके क्वेश्चन, उसको 1-2 दिन में जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप, तो आपको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक में आपको कितनी क्लैरिटी आ चुकी है। तो ऐसे ऐसे करके, मतलब पहले पढ़ के, यहाँ के नोट्स पढ़ के, और कुछ सब्जेक्ट्स में बुक्स पढ़ के, जैसे मैंने वही बोला, आप अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करो अपनी एक एक सब्जेक्ट के थ्रू। और आप सब्जेक्ट कैसे फॉलो कर सकते हो, अगर जो यहाँ चल रहा है वही साथ में पढ़ोगे, तो आपको आपका तुरंत डाउट भी क्लियर होता जाएगा। विद इन 1-2 दिन आप सर से डाउट पूछ सकते हो कि सर मुझे ये समझ नहीं आया, या मैम मुझे ये समझ नहीं आया। तो आपकी स्ट्रेटेजी बेसिकली ये होनी चाहिए, हर सब्जेक्ट पढ़ो, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, और साथ में मतलब कोचिंग में जो 2 चल रहे हैं वही तो अपने साइड से चलाओ। मैम अगर ज़्यादा दिन हो जाता है तो कॉन्सेप्ट थोड़ा भूलने लगते हैं, तो उसके लिए रिवीजन का अभी से क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, क्योंकि क्योंकि एक सब्जेक्ट एक महीने चलते हैं, फिर दूसरे सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, तब क्या आइडिया होना चाहिए। हाँ देखो, ये तो बहुत नॉर्मल टेंडेंसी है, भूलेंगे ही। मतलब 1-1.5 साल 2 साल का जो प्रिपरेशन टाइम लेके चल रहे हैं, उसमें ऑब्वियसली पीछे तो आप भूलते ही जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आप जब एक बार किसी चीज में क्लियर हो चुके हो, तो दूसरी बार उसको रिवाइज करने में बहुत जल्दी पिकअप करोगे, काफी जल्दी पिकअप होता है वो मतलब सिर्फ नोट्स देख के आपको याद आ जाता है कि हाँ मैंने ये पढ़ा था, और उसके तुरंत आप क्वेश्चंस भी देखोगे तो आपको बन जाएगा। फिर आप जैसे ये दूसरी बार हुआ, तीसरी बार हुआ, तो आप ज्यादा नहीं भूलोगे, थोड़ा आपको याद रहेगा पहले से ही। वो भूलना नॉर्मल है, वो भूलते जाते हैं, लेकिन एज वेन दूसरी बार तीसरी बार रिवाइज करोगे तो वो याद रहेगा। यस मैम, ठीक, ओके, थैंक्स मैम। या वेलकम।
एक्स्ट्रा एक्टिविटी और प्रोग्रामिंग को कितना टाइम दे, इसका इम्पोर्टेंस रहता है एडमिशन टाइम। एक्स्ट्रा एक्टिविटी मतलब क्या उज्जवल? एक्स्ट्रा एक्टिविटी एज इन प्रोग्रामिंग का मैं बताती हूँ। तो प्रोग्रामिंग देखो, आप सब मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस करने जा रहे हो, और तो मतलब अगर आप मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस करने जा रहे हो, मतलब मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि इवेंचुअली अगर आपको जॉब करने जाना है तो वहाँ आपकी कोडिंग स्किल्स और प्रोग्रामिंग तो काम ही आएगी, वही मतलब कॉन्सेप्ट के साथ वो भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो इन जनरल हर सीएस इंजीनियर को एक लैंग्वेज तो आनी चाहिए, और एक लैंग्वेज का मतलब ये है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम दे, पहले तो आप उसका लॉजिक बिल्डअप कर लो और आप उसका कोड कर लो पूरा प्रॉपर। बाय प्रॉपर कोड मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एकदम बेस्ट ऑप्टिमाइज सोल्यूशन ले लो, लेकिन एक बेसिक वर्किंग कोड तो आना चाहिए। तो और प्रोग्रामिंग कैसे काम आती है, जितना मुझे पता है आईआईटी कानपुर में एडमिशन के लिए इंटरव्यूज होते हैं, और इंटरव्यूज में एक प्रोग्रामिंग राउंड होता है। आईआईटी बॉम्बे में आरए जो 3 साल का एमटेक का कोर्स है, उसके लिए भी प्रोग्रामिंग राउंड फर्स्ट राउंड होता है, उसके बाद इंटरव्यूज होते हैं। तो प्रोग्रामिंग तो मतलब प्रोग्रामिंग राउंड हर जगह होता है, तो आपको एक प्रोग्रामिंग आनी चाहिए इन द सेंस कोई प्रॉब्लम दी है, पहले तो उसका लॉजिक आना चाहिए कि आपको अप्रोच आना चाहिए कि वो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है, और दूसरा ये है कि आप उसका कोड लिख सको। तो कोई एक भी लैंग्वेज, इधर C++ और जावा और पाइथन या कोई भी लैंग्वेज का कभी कोई बैरियर नहीं होता है प्रोग्रामिंग राउंड में, जितना मुझे पता है। शुभम सो प्रोग्रामिंग इन जनरल हर कंप्यूटर साइंस इंजीनियर को आनी चाहिए। तो प्रोग्रामिंग का ऐसे कि हफ्ते में आप एक दिन निकाल के थोड़ा गीक्स वगैरह वेबसाइट्स होती है, हैकर रैंक जो भी है, उसके बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर लो, जो जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल, तो आप वो कर सकते हो प्रोग्रामिंग में। और हर सीएस इंजीनियर को प्रोग्रामिंग तो मतलब बेसिक प्रोग्रामिंग तो आनी चाहिए। क्यों शुभम? अब आप बोल रहे हो तो क्या बोलूं? नहीं आता। कर मैं थोड़ा, मेरे को पता ही नहीं, ऑडियंस को नहीं पता, अभी बता दो। मुझे लाइव है, यहाँ पे देख रहे हैं बच्चे और यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ओह माय गॉड, करो हम कंटिन्यू 5 मिनट आ रहा। अच्छा, what about development? Software development, if I'm not wrong. So you don't need to know everything about software development. Software development is a huge, बहुत बड़ा टास्क है। बस एक प्रोग्रामिंग इन जनरल बेसिक प्रोग्रामिंग आनी चाहिए आपको, कि जैसे मैं क्वेश्चन दूं कि आप एरे को सॉर्ट करो, तो आप सॉर्टिंग का प्रोग्राम लिख सकते हो क्या, चाहे वो बबल सॉर्ट हो या मर्ज सॉर्ट हो, कोई भी सॉर्ट हो। तो बेसिकली आपको मैं देख लूं कि एरे ऑफ नंबर्स है, आप उसको सॉर्ट करके दिखाओ, तो आपको पहले तो पता होना चाहिए कि सॉर्टिंग क्या है, दूसरा है कि आप उसका कोड लिख सको। इतनी बेसिक प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, इतना इंटरव्यूज में या कोई भी जगह आपको क्लियर हो जाएगा, और इसकी प्रैक्टिस आप वीक्स और वीक से कर सकते हो। और अभी तो मतलब ना आपको कहीं कॉलेज जाना है ना कोचिंग में आना है, तो आपको पूरा ट्रैवलिंग का टाइम बच रहा है काफी, तो आप ये इसका टाइम तो आराम से निकाल सकते हो। सिर्फ 1 घंटा, आई एम आस्किंग वीक, एक हफ्ते में 1 घंटा या 2 हफ्ते में 1 घंटा तो निकाल ही सकते हैं। जॉब करने का कैसा एक्सपीरियंस है आपको, और जॉब में क्या चैलेंजेस है? फर्स्ट अटेम्प्ट कैसा था, मतलब सर आप जॉब का बोले कि गेट का? अनम्यूट होके पूछ लेना। हाँ अनम्यूट, आप अनम्यूट, अच्छा हम एक प्रेफरेंस ऑर्डर डालते हैं, जो लोग क्वेश्चन अनम्यूट होके पूछेंगे उसके क्वेश्चंस पहले आंसर करेंगे। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट बताइए अपना। ओके, फर्स्ट अटेम्प्ट तो मतलब मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट की स्ट्रैटेजी तो मैंने शेयर कर दी है। बाकी फर्स्ट अटेम्प्ट की मेरी प्रिपरेशन काफी अच्छी थी, और भाई प्रिपरेशन मैंने भी कि मैंने सारे सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट कवर कर लिए थे, 1-2 टॉपिक छोड़ के। सीएसए में, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में 1-2 कुछ टॉपिक्स छोड़ के मैंने सारे सब्जेक्ट कवर किए थे। बाई कवर मैंने उनके टेस्ट दिए थे, उनके अंडरस्टैंडिंग करी थी, बहुत सारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन, मतलब बहुत सारे फुल लेंथ टेस्ट दिए थे मैंने। तो फर्स्ट अटेम्प्ट की प्रिपरेशन काफी अच्छी थी। प्रॉब्लम ये है कि मेरा एक माइंडसेट था, क्योंकि मुझे अच्छी कॉलेज में जाना है, मुझे किसी आईआईटी में ही जाना था, कोई भी आईआईटी चलता मुझे। आईसी तो तब मतलब मैंने बोल दिया था मेरा आउट ऑफ लीग है, तो मेरा ऐसा था मुझे कोई भी अच्छी आईआईटी जाना है, तो उसके लिए मुझे इस रैंक से इस रैंक के बीच लाना पड़ेगा, ये थोड़ा कट ऑफ देख के अंदाजा था। तो उस हिसाब से मेरी प्रिपरेशन काफी थी, और मेरा ऐसा था कि मैं जितने 65 क्वेश्चन रहते आई थी, तो उसमें जितने क्वेश्चन बना लूँ, तो 65 में मैं 60 बना लूँ क्वेश्चन, 65 में 64 क्वेश्चंस बना लूं, ये तो मेरा मतलब दिमाग में था। इसके कारण गेट एग्जाम के दिन मैंने
और ये मैंने टेस्ट सीरीज में भी यही गलतियां की थी कि मैं बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर दी थी, एकदम फास्ट कि इस क्वेश्चन से वो, और काफी टाइम स्विच करती रह गई क्वेश्चन, ये नहीं चलो ये नहीं चलो ये, उसमें काफी टाइम वेस्ट हुआ प्लस सिली मिस्टेक्स भी हुई। तो गेट फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी दिक्कत ये है कि मैंने क्वेश्चंस तो आई थिंक अराउंड 59-60 सॉल्व किए थे, बट 8 क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग गई थी मेरी, तो इसलिए रैंक काफी वो हो गया था, मतलब काम माइंड नहीं था मेरा, प्रिपरेशन अच्छी थी काफी। तो ये मिस्टेक नहीं करनी आप लोगों को, और इसी मिस्टेक से सीखो आप। तो पहले ये मिस्टेक्स करोगे तो इसलिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं हम लोग, ताकि पता चले कि ये गलतियां हो रही है। हेलो मैम, आप सब्जेक्ट का प्रेफरेंस कैसे रखते थे? मतलब जब आप पेपर सॉल्व करते थे या फिर कोई भी मॉक टेस्ट देते थे बड़ी वाली, तो जो आपकी अप्रोच थी पेपर सॉल्व करने की वो कैसी थी? क्या मीन्स आपको फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन कौन से थे, मतलब आपका हैंड था उनमें, और वो स्ट्रेटजी एक बार डिस्कस करना। तो पेपर सॉल्व करने की मतलब मेरा ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी कि मैं पहले, तो हमारे पास रहते हैं सिर्फ 3 घंटे जिसमें हमें 65 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और सारे लॉजिकल और न्यूमेरिकल। तो मेरी कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं थी कि पहले मैं, जैसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो ओएस था, और तो मेरा ऐसा कुछ नहीं, ओएस एल्गोरिथम्स, तो ऐसा नहीं था कि मैं पहले ओएस के क्वेश्चन ढूंढूं जाके उनको सॉल्व करूं, नहीं, जो क्वेश्चन पहले आया मैं ऐसा करती थी 1-2 मिनट में सिर्फ थॉरो रीडिंग कर लूं कि किस टाइप के क्वेश्चन है बस। तो बस वही स्ट्रेटेजी थी, पहले एक थॉरो रीडिंग कर ली सारी क्वेश्चन की, उसके बाद एक एक करके सॉल्व कर देगा क्वेश्चन, बस यही था। नहीं बन रहा है तो नेक्स्ट में जाओ, मतलब ऐसे ज्यादा टाइम लग रहा है, एक मतलब टेस्ट सीरीज सॉल्व कर करके ना अंदाजा आ जाता है कि किस क्वेश्चन में कितना टाइम लगेगा। तो अगर लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं होता है तो स्विच करके आगे बढ़, बस यही सिंपल स्ट्रैटेजी है। ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी कि पहले ओएस के ढूंढो क्वेश्चन या डीबीएमएस के पहले सॉल्व कर लो। हाँ ये स्ट्रैटेजी हो सकती है कि एप्टीट्यूड के काफी सिंपल आते हैं, तो पहले आप एप्टीट्यूड वाला सेक्शन सॉल्व कर लो, ये कर सकते हो आप। हेलो मैम। हाय मैम, जैसे कि आपने जॉब के साथ प्रिपरेशन की थी दूसरी बार, तो मैं भी इस साल जॉब के साथ ही प्रिपरेशन करने वाला हूँ, तो आप शेड्यूल कैसा फॉलो करती थी जब आपने जॉब के साथ प्रिपरेशन की तभी? तो जॉब के साथ आपका जॉब बहुत वो है क्या, मतलब बहुत मतलब hectic मेरा है क्या? टीसीएस बेसिकली टीसीएस में जॉब मिली। नहीं तो नहीं, आपका शेड्यूल काफी हेक्टिक है क्या कि आपको सुबह से शाम तक काम ही करना पड़ता है, या ऐसा? मतलब अभी ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, ज्वाइनिंग तो एग्जाम के बाद होगा, तो मैं हाँ। बच्चों अभी शुभम भी आ गया है, तो ये दोनों लोग मिलके आपका आंसर सॉल्व करेंगे, ठीक है जी शुभम? ठीक है सर, आ जाना मैम के पास सबका आंसर है। वेलकम शुभम। नहीं ऐसा नहीं, इधर आ जाओ। तुम फर्स्ट अटेम्प्ट वाले ना, तुम फर्स्ट अटेम्प्ट के आंसर दे सकते हो। फर्स्ट अटेम्प्ट में दोनों मिल रहे थे, अच्छा तो दोनों लोग मिलके आपके आंसर देंगे और अनम्यूट होके आप लोग क्वेश्चन पूछिए, ठीक है, और अच्छे से पूछिए। शुभम। हेलो जनता, पूछो यार, डाउट कहाँ है? यार क्या है, लिस्ट यही कर क्या? हाँ, मैं उनका बोल देती हूँ जो जॉब के साथ करने वाले हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन से ठीक है। तो जो जॉब मतलब अगर आपके जॉब की अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है तो चिल रहो, मतलब अपनी प्रिपरेशन फॉलो करते रहो। एक बार जब ज्वाइन हो जाओगे तो पहले वैसे भी आई डोंट थिंक कि पहले कुछ 3-4 महीने में उतना आपको काम मिलेगा कि बहुत हेक्टिक हो जाएगा शेड्यूल। तो आप बस और शायद जाना भी ना पड़े, अभी तो ऑफिस ऑनलाइन ही चल रही है, तो अगर काम नहीं है तो आप साइड में बैठ के अपनी पढ़ाई कर सकते हो। तो मेरा क्योंकि गवर्नमेंट जॉब था, मतलब मुझे मैनेजरियल काम था ना, टेक्निकल मेरा काम नहीं था कि मुझे ये डेवलप करके देना है, ये मॉड्यूल कंप्लीट करके देना है, तो मैं तो ऑफिस में ही पढ़ाई कर लेती थी। बाकी इन जनरल शाम को आके फिर ऑल्दो थक जाते हैं, लेकिन वो शाम वाला टाइम जो रहता है जॉब के बाद, उसके बाद आप 1-2 घंटा रिलैक्स करके आप वो शाम वाला टाइम यूटिलाइज कर सकते हो पढ़ने के लिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। मैम मैं ये पूछ रहा था कि इस समय हम लोगों के यूनिवर्सिटी एग्जाम आने वाले हैं और गेट की हम लोग प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो इस बीच में हम लोग कैसे मैनेज करें कि कितना यूनिवर्सिटी का पढ़ें कितना गेट का पढ़ें, बिकॉज बहुत टफ हो रहा है, कभी गेट का छूट रहा है तो कभी यूनिवर्सिटी का छूट रहा है, एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी स्कोर करने हैं। कौन से सेमेस्टर में अभी? जी कौन से सेमेस्टर में हो? इस बार मैं 5th सेमेस्टर में हूँ। 5th में ना, तो चिल है, सेमेस्टर एग्जाम दे लो अभी, फिर ब्रेक ले लो। हम लोग क्या करते थे कि सीएसपीटी वाले हो ना, मैं बीआईटी से हूँ, मैं एनआईटी रायपुर से है, तो बीआईटी में तो वही गेट एकेडमी चलता है,
ठीक है, अब बताना मैं गेट एकेडमी बोल रहा हूँ मैं करके, बट क्या रिकॉर्ड हो रहा है, तुम बोल रहे हो। सो अगर CSPTO में एग्जाम दे रहे हो तो CSPTO का सीन यही है कि आप अराउंड 15-20 डेज पहले स्टार्ट करोगे तो भी आपका हो जाता है। और बेसिकली अगर आप सीटी जो एग्जाम होता है ना, सीटी अगर आप दे रहे हो तो सीटी के वजह से आपका 2 यूनिट मिनिमम प्रिपरेशन हो जाता है, 5 यूनिट आते हैं जिसमें से 2 यूनिट का प्रिपरेशन हमारे पास पहले से रहता है, राइट। तो सीटी के टाइम में थोड़ा सा पढ़ लो यार, तो उसकी वजह से इंटरनल तुम्हारा मार्क्स आ जाता है। तो फाइनल टाइम में जब 15-20 दिन पहले भी आप अगर पूरा गेट को साइड रख के, अगर 5th सेमेस्टर में तब की बात है, गेट को साइड रख के अगर 5th सेमेस्टर में हो तो आप 15 दिन पहले भी अगर स्टार्ट करते हो तो डिसेंट परसेंटेज आ जाता है, 75-80 सबका आ जाता है। सो उस टाइम हम लोग गेट एकेडमी का ही बुक पढ़ लेते थे और दोस्तों के साथ अगर कुछ टॉपिक्स नहीं समझ आ रहा तो हो जाता था। सो मेरे ख्याल से 5th सेमेस्टर में बैलेंस थोड़ा बनाना मुश्किल हो जाएगा, तो उस टाइम पे तुम कर सकते हो 15 डेज पहले थोड़ा छोड़ दो पढ़ाई, मतलब या फिर थोड़ा बहुत 2 घंटे 3 घंटे, ताकि लिंक ना टूटे गेट के साथ। तो शुरू में भाई 15 डेज तक क्या कर सकते हो कि थोड़ा देर गेट का पढ़ो और थोड़ा देर बाकी टाइम पूरा टाइम CSPT पे फोकस करो, क्योंकि उस पे बैक वैक लगे तो बहुत दिक्कत आता है। तो एक थ्रू में निकल जाए, अब परसेंटेज उसका उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट एटलीस्ट 70-75 ये सब तो होना ही चाहिए। सो 15 डेज पहले रीजनेबल है, 15 डेज का परसेंट टू परसेंट डिपेंड करके 20 डेज हो सकता है। सो हम लोग तो ऐसे ही करते थे, BIT में और शंकरा में सब ऐसे ही करते हैं, आप लोग कर रहे हो? नहीं, 5th सेमेस्टर में तो कुछ सब्जेक्ट्स कॉमन भी रहते हैं ना जो गेट में चल रहे हैं। TOC CD ये सब तो उसी टाइम होते रहता है। तो मतलब आप उस टाइम का ऐसा यूटिलाइजेशन कर सकते हो कि जैसे आप सेमेस्टर एग्जाम के लिए तो पढ़ ही रहे हैं, तो आप उसके गेट के क्वेश्चन देख लो, सॉल्व कर लो साथ में, जैसे TOC CD तो पढ़ ही रहे हो, तो इससे आपका गेट का लिंक भी नहीं छूटेगा, आपकी साथ में सेमेस्टर की प्रिपरेशन भी चलती रहेगी। आई थिंक ये कर सकते हो अगर आपको बहुत लग रहा है कि गेट की प्रिपरेशन छूट रही है। नहीं छूटेगा, 5th सेमेस्टर में चाहिए भाई, बहुत टाइम होता है। एक्चुअली 5th सेमेस्टर में इस बार एग्जाम दे सकते हैं गेट का? हाँ, इसलिए शायद वो पूछ रहा है। ओके मेरे को नहीं पता था। तो 5th सेमेस्टर में हो तो मेरे ख्याल से हम लोग वही करते थे बेसिकली, और कर सकते हो ये चलेगा ये भी कि TOC और CD का आई गेस सर करा देते हैं उस टाइम पे, तो हम लोग कर सकते हैं। हेलो या अभी मैं जॉब कर रही हूँ। मेरा जो सवाल है वो ये है कि क्योंकि मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और मेरे को क्लास ज्वाइन की हुई अभी सिर्फ 1 मंथ हुआ है, एटलीस्ट सी चल रही है और DH चल रहा है अभी क्लास में। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं सारा बुक्स भी पढूं और क्वेश्चन भी सॉल्व करूं और जो नोट्स बनाए हैं उनका भी टाइम दूं। तो बुक्स अभी मैं छोड़ रही हूँ, बुक्स नहीं पढ़ पा रही हूँ अभी मैं। जब कभी रात को होता है तो मैं कभी पढ़ लेती हूँ अगर टाइम मिल गया तो लेकिन मेरा मेन प्रॉब्लम ये है कि जो क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं ऑनलाइन, तो मैं किस साइट पे जाऊं, क्योंकि गूगल पे मैं चेक करती हूँ बहुत सारी साइट्स हैं, तो उनमें मेरा टाइम बर्बाद ही होगा अगर मैं सबको सॉल्व करने बैठी। तो अभी कौन सा हो जिनको ही बस मैं सॉल्व करूं, जिससे मेरा टाइम भी ना जाए और सही क्वेश्चंस को मैं हिट कर सकूं, जैसे मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। तो एकदम बेसिक है इसमें तो वाला स्क्रीन आ रहा है क्या? यहाँ पे आ रहा है ना? मिटा सकते हो आप। नहीं चलेगा। सो बेसिकली ना कहीं सर्च करने की किसी भी सब्जेक्ट में जरूरत नहीं है, अगर iGET ज्वाइन किया हो तो iGET में यही फायदा है, अपन सबसे पहले सब्जेक्ट जो नोट्स सर करा रहे हैं उसमें जो क्वेश्चन है, राइट, स्लो है मैम, बाप रे, सब्जेक्ट्स का जो नोट्स करा रहे हैं सर उसमें कॉन्सेप्ट्स के अलावा सर इतना सारा क्वेश्चन करा देते हैं कि वो पहले आना चाहिए। तो जब आप नोट्स कर रहे हो तो पैरेलली ये कंप्लीट कर लो जब क्लासेस चल रही है, तो आपका नोट्स का क्वेश्चन सारे क्वेश्चन बनने चाहिए। नेक्स्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये हम लोग सब फॉलो करते हैं, इवन मैम भी फॉलो की होगी ये। नोट्स नोट्स पहले कंप्लीट हो जाए, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं इसमें ही बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको, लाइक इसका मेडिजी का आर्काइव हो गया या फिर गेट ओवरफ्लो का भी आता है, गेट ओवरफ्लो ज्यादा बेटर है, तो ये इस पे जा सकते हो। नेक्स्ट फिर होता है हम लोग टेस्ट सीरीज देते थे, तो टेस्ट सीरीज तो अगर 5th सेमेस्टर के बाद वाले होंगे तो सब टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ही लिए होंगे। तो इसमें होता है सब्जेक्ट नहीं, टेस्ट सीरीज अभी मैं ज्वाइन नहीं कर सकती क्योंकि अभी मेरे को कोचिंग का जो अभी 1 ही मंथ हुआ है। नहीं, आप ज्वाइन कर सकते हो टेस्ट सीरीज, और आप उस सब्जेक्ट के टेस्ट दे सकते हो, आपको फुल टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हमेशा अवेलेबल रहते हैं। तो अच्छा, पहले तो आप टारगेट करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे शुभम ने बोला और सब्जेक्ट नोट्स के, उसके बाद आप अगर आपको हो गया कि जैसे मेरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो और उस सब्जेक्ट का टेस्ट दे दो। सो कोई भी सब्जेक्ट में इन जनरल अगर ये 3 आप कवर कर रहे हो तो हम लोग इसको बोलते थे 80 to 90% प्रिपरेशन। और ये जो अदर मिसलेनियस जो आप सर्च कर रहे हो ना नेट पे, सॉरी क्या हो रहा है, अदर जो मिसलेनियस सर्च कर रहे हो ना आप, वो इस पे आता है 10% to 20%, राइट मैम, ऐसे ही होता है ना? हम लोग इसको पहले फोकस करते थे और जब 80-90 ये हो जाता था ना तो हमको लगता है कि
बेसिक जितना हमारा होना चाहिए, जैसे 100 मार्क्स का पेपर होता है राइट, तो अगर सारे सब्जेक्ट का आप अगर 80 to 90 ये कर लिए हो तो 100 में आपका मिनिमम 55 to 60 मार्क्स इसी से आ जाता है, ये वाले से, ये तीनों से, राइट। ओके तो अभी सर्च मत करो, नेट पे जरूरत नहीं है, अगर करना चाहो तो फ्री टाइम में, आप तो वैसे भी जॉब वाले हो, तो आई गेस फर्स्ट प्रायोरिटी आपका नोट्स के सारे क्वेश्चन बनने चाहिए, क्योंकि वो फंडामेंटल क्वेश्चन है, जितने भी 1 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे वो इसी से बन जाते हैं। फिर प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन जिसमें कुछ कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस रहते हैं, वो 2 नंबर के लिए बहुत हेल्प करते हैं, और फंडामेंटल्स तो हर जगह यूज आएंगे, तो टफ क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज से 2 नंबर वाले क्वेश्चन और 1 नंबर वाले क्वेश्चन और ब्रश अप हो जाते हैं। फिर ये वाला जो अदर वाले है, ये आप लास्ट स्टेज में कर सकते हो, अभी इस पे फोकस करने की जरूरत नहीं, ये 3 पे फोकस करने से ही आपका मोस्ट ऑफ द मतलब 500 रैंक के अंदर आ जाता है, इतने से ही, सिर्फ इतना करने से। ठीक है, तो 500 बेसिकली अभी मुझे हम्म, ऑनलाइन अभी नहीं जाना है, अभी जो अपना इंडिया विक्स और ये सारी साइट्स हैं, इन पे मुझे टाइम बर्बाद नहीं करना है अभी स्टार्टिंग में। हाँ करेक्ट करेक्ट, आपको कहीं और नहीं जाना है, बस ये तीनों ही करना है अभी ठीक स्टार्टिंग है, स्टेज। मेरा नेक्स्ट सवाल है ये कोमल से, जो आईआईसी बैंगलोर और आईआईटी मुंबई में कौन सा बेटर है? शुभम के सामने पूछ लिया। देखो ऐसे दोनों इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं, मतलब आई थिंक सिर्फ एमटेक वो है तो दोनों जगह जा सकते हो, ऐसे दोनों के प्रोस कॉन्स हैं, और ये बहुत डिप्लोमेटिक आंसर दे रही हूँ। नहीं आई थिंक देखो ऐसा था कि मैं जब 5th सेमेस्टर में थी, तब मेरा ड्रीम कॉलेज था आईटी बॉम्बे जाना, और फिर मैं आरए के लिए आईटी बॉम्बे गई, तो पहले तो मुझे मुंबई की वेदर कुछ अच्छी लगी नहीं खास, और वैसे मिला भी नहीं आईटी बॉम्बे में, तो उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया मुझे, तो सेकेंड टाइम मेरा रैंक बेटर आया, फिर एक स्वागतम करके प्रोग्राम हुआ था आईआईसी बैंगलोर में, तो वहां जाके उन लोगों ने बताया आईआईसी बैंगलोर के बारे में, तो ज्वाइन कर लिया मैंने आईआईसी। बाकी ये तो हर एक का पर्सनल ही है, मेरा तो मेरे फैक्टर्स का वेदर और फैमिली, मेरी फैमिली बैंगलोर में रहती है, मतलब काफी रिलेटिव्स हैं, वो भी मेरा एक ज्वाइनिंग फैक्टर था। बाकी अगर आपको जैसे फेस्ट वगैरह उतने नहीं चाहिए जो आईटी बॉम्बे में बहुत अच्छे लेवल के होते हैं, तो ऐसी बैंगलोर जा सकते हो। बाकी पढ़ाई प्लेसमेंट दोनों जगह सेम है, ऐसे पढ़ाई और प्लेसमेंट आपको दोनों जगह अगर हाँ, अगर मेरा मोटो एनिमेशन और गेमिंग इसमें हो तो कौन सी यूनिवर्सिटी मुझे अच्छा नॉलेज देगी, डिग्री किस में अच्छी रहेगी? देखो दोनों इंस्टीट्यूट में ना कोर्सेज रहते हैं, तो जैसे गेमिंग में मोस्टली आई थिंक आप ग्राफिक्स के टुवर्ड्स, आई थिंक कंप्यूटर ग्राफिक्स, हाँ, तो आईसी में भी लैब है, आईटी बॉम्बे में भी लैब है, दोनों जगह एकदम ऐसे वर्ल्ड क्लास के प्रोफेसर्स हैं, तो दोनों जगह ही मतलब आप अगर जैसे आपका गेट में रैंक आएगा कि आप जैसे चूज कर सकते हो दोनों के बीच, तो आप वहाँ के स्टूडेंट्स को कांटेक्ट कर सकते हो, उस लैब में जो करेंटली काम कर रहे हो उनको कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर जैसे उस लैब में कौन सी लैब में कैसी रिसर्च चल रही है वो पता कर सकते हो, उससे शायद क्लियर हो जाए आपका। ओके, थैंक यू। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। एग्जाम के टाइम जब कभी कभी सीधे मिस्टेक्स हो जाती है, तो इजी क्वेश्चन से भी मार्क्स जाते हैं, तो उनको अवॉइड करने के लिए कोई एडवाइस? नहीं लगा इस पे अगर सिली मिस्टेक्स जो हो रहा है ना, अभी मेरे को भी 1-2 कॉल आए हैं सिली मिस्टेक्स के लिए, सो सबका एक जनरल आंसर यही होगा कि हम लोग इतने मॉक टेस्ट दे देते थे जिससे फाइनल डे वाला एग्जाम जो है ना मॉक टेस्ट जैसा लगता है। सो जितने भी अच्छे रैंकर्स होते हैं ना, उनका जनरली जो काउंट जो होता है मॉक टेस्ट का, वो 25 to 30 होता है जनरली। तो 25-30 मॉक सिर्फ देना नहीं होता है, हर मॉक टेस्ट के पीछे क्या होता है, हम लोग का शेड्यूल ये होता था जनवरी में, मान के चलो, तो जनवरी में हम लोग का होता था सुबेरे एक टेस्ट देना है, और वो भी वही टाइम पे जिस टाइम पे तुमको अलॉट हुआ है, राइट। अगर तुमको टाइम अभी एडमिट कार्ड नहीं आया है, तो हम लोग का जैसे 9 to 12 था हम लोग का, तो 9 to 12 में उसी माहौल में ऐसे बैठ जाते थे टेबल पे, रूम लॉक, पंखा बंद करना, पंखा बंद कर लो, कुछ अलग अलग माहौल, सारे माहौल ट्राई करके तुमको 9 से 12 ऐसे बैठना है, नो फोन कॉल्स नथिंग, कोई नॉक भी करेगा घर में ना, तो बाद में आना या बाद में मिलते हैं, अभी टेस्ट दे रहा हूँ, ऐसा। तो एक गेट का माहौल तुम इतना क्रिएट कर दो 9 to 12 या जो भी 2 to 5 वाला जो भी आपका स्लॉट है, तो इतना माहौल क्रिएट कर दो, और उसमें हर दिन टेस्ट देते जाओगे तो तुमको प्रैक्टिस होती जाएगी, ठीक है। तो उस पर तुमको पहले क्या होगा, शुरू में मार्क्स कम आएगा, फिर कहाँ पे तुमको वर्क करना है वो समझ आएगा। तो 9 to 12 से हम लोग टेस्ट देते थे, फिर लंच के लिए ब्रेक लिए 1-2 घंटे का, फिर 2 से 5 हम लोग दोस्त लोग का जो डिस्कशन ग्रुप था, हम लोग कॉल पे आ जाते थे। पहले तो खुद एनालिसिस करते थे कि 1 घंटे में हमारे से कहाँ गलती हुई,
फिर तीनों दोस्त, जैसे हम लोग के 3 दोस्त थे, मैं, मोनीश और श्रेयांश, तो हम लोग कॉल पे आते थे, कितना कितना मार्क्स आया, एक दूसरे को चिढ़ाएंगे कहाँ कहाँ गलती की है। तो ये क्या करते थे कि एक फनी माहौल बन जाता था, एक दूसरे से हेल्दी कंपटीशन बनता था हम लोग का। तो कहीं पे गलती होती थी, किसी से हमसे सिली होता था, किसी उससे सिली होता था, तो ये सिली क्यों हुआ, इस पर डिस्कशन होता था। तो ये एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनता था, जिससे हम लोग तीनों ऊपर उठ रहे थे। तो हम तीनों का रैंक से काफी इंप्रूव हुआ। तो क्या होता है, मॉक अगर आप दोगे तो इससे तुम्हारा क्या होगा कि धीरे धीरे आप इंप्रूव करते जाओगे और सिली मिस्टेक्स धीरे धीरे कम होती जाएगी। और मेन है यही है कि 25 प्लस मॉक देने से फायदा यही होता है कि जब तुम फाइनल गेट एग्जाम दोगे, बिल्कुल तुमको मॉक जैसा लगेगा। मतलब ऐसा लगता है लास्ट में जब तुम 25-30 मॉक्स दे दोगे ना, उसके बाद लगता है कि डेट सामने आ जाए। सच बता रहा हूँ, अगर प्रिपरेशन होता है ना तो ऐसा लगता है कि अरे यार डेट सामने लाओ, अब और नहीं हो पाएगा, ऐसा हो जाता है। तो वही मॉक तुमको 20 प्लस, मेरे ख्याल 25 प्लस तो देना चाहिए। आप कितना देते हैं? उतने ही around 25 to I 30 कम ही या दिया 25 मैंने, प्लस दे दिसंबर दें, में। ऐसा ही है। तो मैं इसमें 25 प्लस में जो यहाँ आई गेट का भी गिना रहा हूँ, मेड इजी और एस 3 का ही दिया था मैंने। तो इसमें हो जाता है इतना, क्योंकि यहाँ खुद आई गेट में 15 प्लस दिए थे हम लोग। और ये 15 प्लस तो हम लोग ने बिना प्रिपरेशन स्टार्ट किए दिया था, बिना प्रिपरेशन कंप्लीट किए दिया था। बेसिकली हम लोग का 4 सब्जेक्ट बचा था और 8 ऑफ दिसंबर से यहाँ चालू हो गया था आई गेट में उस टाइम हमारे बैच में। तो उस टाइम हमारा 4 सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ था, फिर भी हम लोग ने मॉक देना स्टार्ट कर दिया था। और उस टाइम मार्क्स 100 में से 45, 40 ऐसा कुछ आता था, जिसमें 4 सब्जेक्ट नहीं हुआ रहता था। तो उसमें डिमोटिवेट नहीं होते थे, हमको समझ आता था कि हम हमारा प्रिपरेशन जितना है उसमें हमारा मार्क्स कितना आ रहा है। फिर धीरे धीरे एक आध वीक में 1 सब्जेक्ट और बढ़ जाता था। तो ऐसे दिसंबर तक हम लोग का सारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया था। उसके बाद फिर मॉक देना चालू किए। तो ऐसा अभी मैं जैसे बता दिया कि दिसंबर मंथ में हम लोग का सारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया था, तो इसे घबराने की बात नहीं है। सबका अलग अलग होता है प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। किसी किसी का जनवरी मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जनवरी मंथ में बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं। हम लोग जनवरी मंथ में बहुत ज्यादा रिलैक्स किए हैं। हमारा जो ग्रुप है, हम लोग जनवरी मंथ में बहुत कम मेहनत किए हैं, दिसंबर में फुल मेहनत किए थे। कुछ कुछ होते हैं जो जनवरी में फुल मेहनत करते हैं और फेब में पेपर दे देते हैं, और उनका भी रैंक अच्छा आता है, उनका बेटर भी आ जाता है। तो डिपेंड करता है उस पर। डरना नहीं है कि इनका दिसंबर में खत्म हो गया था, अरे कैसे होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। कई लोग तो 2 महीने में ही इतना अच्छा रैंक ला देते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। हम लोग तो 2 साल प्रिपरेशन करते हैं ना आई गेट में। कई लोग हमारे यहाँ जो वहाँ जाते हैं आईआईटी बॉम्बे में, दोस्तों से मिलते हैं, लोग बताते हैं कि 2 महीने बस प्रिपरेशन किया, उससे रैंक आया है। और लोग टॉप 100 रैंकर्स होते हैं, ऐसे भी होता है। तो उसमें घबराने का नहीं, सबका अलग अलग रहता है। सो आई गेस आंसर्स सेटिस्फाई हुए मॉक वाला में। यस सर। हेलो मैम, हेलो सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने जो गेट की प्रिपरेशन की, मॉक टेस्ट दिए, जो भी गेट की एग्जाम के टाइम जो आपको ऐसा लगे कि आपने कोई मिस्टेक्स की हो कि हमारे रिजल्ट पे इम्पैक्ट कर सकता है, वो आप शेयर करेंगे? हाँ, मेरे को एक ही लगता है भाई कि मेरा वही दिसंबर मंथ में बहुत ज्यादा मेहनत किया था। दिसंबर मंथ में 10 to 11 to 12 ऐसा आवर्स चल जाता था। तो उस टाइम इतना मस्त महीना था, मतलब एक दिसंबर जो मंथ है मेरा लाइफ का सबसे अच्छा मंथ है। इतना एंजॉय करते थे कि सुबह टेस्ट दे रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, फिर टेस्ट दे रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। एक अलग सा धुन सवार था उस टाइम। फिर क्या हुआ, एक लेवल जाता है ना कि तुम्हारा मार्क्स सही आने लगता है ना। एस में डीजी का दे रहे हो, उसमें रैंक सही आ जा रहा है, टॉप 100 रैंक में आ रहे हैं। मतलब उसमें तो कम देते हैं वैसे टेस्ट, तो अच्छा रैंक ही आ जाता है। बट एक कॉन्फिडेंस जब बूस्ट हो जाता है ना कि अब अच्छा प्रिपरेशन है, तो ऐसा मैं बताया ना अभी तुमको कि थोड़ा टेस्ट सामने आ जाए यार, वेट नहीं हो पा रहा है। तो हमारा जनवरी मंथ का 15-20 दिन ऐसा ही गया है कि अरे यार अब टेस्ट सामने आ जाए। तो ये हम लोग लास्ट के 15-20 दिन में हम लोग थोड़ा सेचुरेट हो गए थे। तो इतना ज्यादा प्रिपरेशन शुरू से हो गया था कि लास्ट के 15-20 दिन हम लोग थोड़ा डिले पड़ गए। तो डिले पड़ने की वजह से लास्ट में थोड़ा कम मेहनत किए या कम रिवीजन किए। बट आई डोंट थिंक उससे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा। बट लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग को लगता है कि लास्ट के 15-20 दिन के लिए कुछ चीजें बचानी थी जो हम लोग ने नहीं बचाई। तो उससे क्या हुआ कि थोड़ा लिंक टूटा, और फाइनल डे पे ऐसा उसके वजह से इम्पैक्ट नहीं आया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि लास्ट दिन तक तुम्हारा सिंक बना रहे। और इस चीज का कॉन्ट्राडिक्टिंग पॉइंट ये भी है कि हम लोग ने इसरो का एग्जाम दिया जो कि अप्रैल में दिया था, राइट। तो कॉन्सेप्ट तुम्हारे इतने बिल्ड हो जा रहते हैं कि वो 4 महीने बाद भी याद रहते हैं, ये भी बात बता दूं। तो ये दोनों कॉन्ट्रडिक्टिंग पॉइंट है कि लास्ट के 15-20 दिन हम लोग ने ज्यादा रिलैक्स किया, और उससे तुम्हारे कंसेप्ट भूलेंगे नहीं, लेकिन वही एक मन में आ गया बाद में जब रिजल्ट थोड़ा पीछे हुआ कि लास्ट के 15-20 दिन थोड़ा और कर लेना था। बाकी इससे कुछ एकदम मेजर फर्क नहीं पड़ता है, बट तुम लोग को यही एडवाइस करूंगा कि आखिरी तक थोड़े लगे रहना, एटलीस्ट 4 घंटा 5 घंटा दे देना कुछ भी करके। मेरी मिस्टेक तो यही थी फर्स्ट अटेम्प्ट में कि वही जो मैंने बोला कि मैं बहुत जल्दी, मतलब मेरा ये माइंडसेट था कि जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करूंगी उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे। बट उससे जितने ज्यादा क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए बहुत हड़बड़ी में सॉल्व किए। एक तो जल्दी करना और हड़बड़ी करने में बहुत डिफरेंस होता है।
2017 में मैंने जल्दी क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 2016 में हड़बड़ी में किए थे। तो मैंने हड़बड़ी के कारण बहुत सिली मिस्टेक्स हो गई थी क्वेश्चंस में, और जबकि 2017 का पेपर डिफिकल्ट था 2016 से, तो इसलिए ये हड़बड़ी नहीं करनी है क्वेश्चन सॉल्व करने में। और क्योंकि प्रिपरेशन तो मेरी अच्छी थी, बट वही कामनेस नहीं थी माइंड में कि थोड़ा शांत दिमाग या फिर बहुत ओवरवेलमिंग ये सब नहीं रहना चाहिए, थोड़ा माइंड काम रहना चाहिए एग्जाम के लिए। नर्वसनेस ठीक है, बट ऐसे नर्वसनेस में गड़बड़ नहीं करना चाहिए। वही। और पेपर देने की स्ट्रेटेजी में एक बहुत लोग पूछते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी रहता है, तो दो ही ऑप्शन होता है मेरे ख्याल से तो स्टार्ट करने का, या तो एप्टीट्यूड से स्टार्ट करो या टेक्निकल से, और कोई स्ट्रेटेजी नहीं होता है। एक जिसने मुझे पूछा, एक दोस्त था मेरा, मतलब दोस्त का भाई है, कि पीछे से भी स्टार्ट कर सकते हैं क्या, तो पीछे से स्टार्ट करने का पॉइंट उतना क्लियर नहीं लगा मुझे, क्योंकि जो वो एप्लीकेशन बना होता है वो फर्स्ट क्वेश्चन किए ना तो अपने आप नेक्स्ट पेज में जाता है, आपको नेक्स्ट बटन दबाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब अब तुम लास्ट से स्टार्ट कर रहे हो तो तुमको एक्सप्लिसिटली एक बटन दबा के तुमको पिछले क्वेश्चन में आना पड़ेगा, तो अननेसेसरी तुम्हारा 2-3 सेकंड पर क्वेश्चन जा रहा है ना। तो ऐसा कुछ अलग सा स्ट्रेटेजी मत बनाओ, सिंपल ये डिसाइड करो या तो एप्टीट्यूड पहले सॉल्व करो या टेक्निकल, तुम्हारा कॉन्फिडेंस जिसमें उससे स्टार्ट करो, राइट। फिर एप्टीट्यूड, जैसे मेरा एप्टीट्यूड स्टार्ट करने का था तो एप्टीट्यूड मैंने दिया पहले। एप्टीट्यूड देने के बाद एप्टीट्यूड में भी कुछ क्वेश्चन फंस सकते हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है, राइट। तो क्या करना है, एप्टीट्यूड और इसमें दोनों में से एक डिसाइड करो किस पे सॉल्व करना है। और दूसरा पॉइंट यही है कि अगर तुम्हारा पहला क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आप तुम पढ़ रहे हो, 20 सेकंड ही लगेगा क्वेश्चन को पढ़ने में। 20 सेकंड में तुमको इतना प्रैक्टिस होना चाहिए कि 20 से 30 सेकंड में जो पढ़ रहे हो तुम फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग में, कि करना है या नहीं करना है। कर रहे हो जबरदस्ती से 5-10 मिनट दे दिया, अंत में बना नहीं बना कोई मतलब नहीं। 20 से 30 सेकंड जब तुम फर्स्ट रीडिंग या सेकंड रीडिंग में, तुमको क्लिक करना चाहिए कि ये क्वेश्चन में से बनेगा या नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो चुपचाप उसको मार्क फॉर रिव्यू मारो और आगे बढ़ो। अगर उसमें तुम जबरदस्ती बन सकता है नहीं बन सकता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, अगर डाउट आ रहा है, सेल्फ डाउट है उसमें, तो बिल्कुल मार्क्स ऑफ रिव्यू करके नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ। सेकंड राउंड बनाना उसको जब तुमको डाउट है तो। लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, अगर कितना 65 क्वेश्चन आता है ना, 65 में से तुमको 40 प्लस क्वेश्चन, अगर तुम्हारा प्रिपरेशन ठीक है, 40 प्लस क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बन जाएगा। जितना अगर तुम लोग ने 25 मार्क्स के आसपास दिया है, प्रॉपर तुम्हारा प्लानिंग है, प्रॉपर तुम्हारा स्टडी ठीक हुआ है, तो मेरे ख्याल से 40-45 क्वेश्चन तुम्हारे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही चला जाएगा। बाकी को मार्क फॉर रिव्यू करो। और हम लोग तो 60 प्लस सब हम लोग सॉल्व कर देते थे। जैसे मैम बोली ना कि ज्यादा क्वेश्चन तो ज्यादा मार्क्स, में मेरे वे याद है 65 में से शायद 64 बना के आ गया था। तो उससे नेगेटिव मार्किंग होती है, बट एक लालच आ जाता है तो उससे ऊपर नीचे होता है, बट ठीक है। तो वही मार्क फॉर रिव्यू वाला याद रखो, किसी भी क्वेश्चन में 30 सेकंड से ज्यादा मत देना, वेस्ट है वो। अगर तुमको नहीं बन रहा लग रहा है तो बिल्कुल स्किप करो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मिनिमम रैंक क्या है आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए? सॉरी मैं समझा नहीं क्वेश्चन, सॉरी। हमें मिनिमम कितना रैंक, एक मिनट, आईआईटी जाने के लिए कितनी रैंक होनी चाहिए? कट ऑफ देख लो वेबसाइट। मिनिमम रैंक कितना होना चाहिए? टॉप आईआईटी जनरल में 300 से अंदर। हाँ 250 के आसपास। 250-300 जनरल में। टॉप आईआईटी। गुड इवनिंग सर एंड मैम। हेलो। हाँ सर, मैं ये पूछ सकता हूँ कि जैसे कि गवर्नमेंट स्कोप क्या है गेट देने के बाद? एक तो पीएससी होता है, दूसरा होता है कि आईआईटी एनआईटी में पहुंचकर असिस्टेंट प्रोफेसर, तो इसके बारे में प्लीज नॉलेज। नहीं, आईआईटी एनआईटी में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आई थिंक गेट नहीं है, उसके लिए आपको पीएचडी नेट देना पड़ेगा उसके लिए? नहीं एनआईटी अब तो किसी भी प्रोफेसर बनने के लिए तुमको आई गेस पीएचडी लगेगा। आई थिंक पीएचडी का हो गया। आप एक बार आई थिंक आपको किसी भी एनआईटी मतलब जाके चेक कर सकते हो वेबसाइट में कि क्या रिक्वायरमेंट्स है। आई थिंक पीएचडी प्रोफेसर के लिए पीएचडी हो चुका है भाई, सब जगह पीएचडी लगेगा ही। और पीएचडी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। 6 साल लगेगा, 6 साल लगेगा। बहुत लंबा चीज हो जाता है। सो अगर तुमको ठीक है, ये प्रोफेसर का अगर हटा दें तो गेट से 2 मेजर फायदे हैं। पीएसयू जाओ या फिर आईआईटी बॉम्बे या ऐसे आईआईटीज आईएससीज में जाके कहीं भी एक आईटी इंडस्ट्री में ज्वाइन कर सकते हो। तो 2 ऑप्शन है, पीएसयू और आईआईटी इंडस्ट्री, जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल उसी के थ्रू उसी में चले जाते हैं। सो ये तो अच्छा ऑप्शन है ही। और पीएसयूज में भी बहुत वाइड वैरायटी में ऑप्शन है, जैसे
IOCL अलग हो गया, इसरो बहुत अलग हो गया, बहुत सारे सेक्टर्स हैं तुम जिसमें जा सकते हो। तो IOCL और इसरो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, जैसे हम लोग लगता है हम लोग को। BARC भी बहुत अच्छे है, DRDO में भी बहुत लोग जाते हैं। तो ये सब 4-5 है जो कि बहुत अच्छे हैं, क्योंकि SCUs में बहुत ऑप्शन है उसमें भी। और अनलेस तुमको एकदम ज्यादा इंटरेस्ट है प्रोफेसर बनने के लिए, तो आई गेस PhD तो करना पड़ेगा उसके लिए। एक बार उस पे नेट पे देख लेना, बाकी PhD लगता है आज के टाइम पे। और ये एग्जाम होती है ना इसरो इन सब की, गेट से काफी इजी होती है, क्योंकि गेट एग्जाम मतलब गेट एग्जाम के क्वेश्चंस कौन बनाते हैं? प्रोफेसर्स बनाते हैं, IITs मतलब जो भी जो इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है। लेकिन PSC वालों के पास उतना टाइम नहीं कि वो लोग बैठ के क्वेश्चन बनाए, चलो क्वेश्चन बनाते हैं, तो वो लोग मोस्टली गेट और उसके नीचे लेवल के ही मोस्टली उठाते हैं पिछले साल वगैरह की। मैं इसरो का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा इसमें। जैसे मैंने बताया ना कि लास्ट के 15-20 दिन में पढ़ा ही नहीं, तो मेरा था 4 फेब को गेट एग्जाम। तो हम लोग 20th ऑफ जनवरी के बाद से पढ़ना छोड़ दिए थे, मान लीजिए 15 जनवरी और 20th जनवरी के बाद से पढ़ना ही छोड़ दिए, ठीक है। उसके बाद 4 फेब को एग्जाम हुआ गेट का, उसके बाद तो आराम ही आराम है, ठीक है। फिर 21 अप्रैल को इसरो का एग्जाम था। अब तुम समझो कि हम 15 ऑफ जनवरी के बाद से पढ़ाई छोड़ चुके हैं, बस फंडामेंटल्स क्लियर है जो है, उसके बेस पे गेट दिए, गेट पे रैंक आया, उसके बाद पूरा आराम ही आराम है ना। अब इतना आराम आ गया था कि हम लोग सोचे कि थोड़े दिन बाद पढ़ेंगे इसरो का, थोड़ा रिवीजन करेंगे, कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं, चुपचाप गए वहां एग्जाम दिए। एग्जाम में देखते हैं तो इतना फंडामेंटल क्वेश्चन आता है, जैसे आई गेट का जो हमारा टेस्ट सीरीज होता है राइट, वो काफी फंडामेंटल क्वेश्चन होते हैं जो हमारे नोट से ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसा लग रहा था। तो मेरे को ऐसा लगने लगा कि ये तो सिद्धार्थ सर ने पेपर बनाया, ऐसा लग रहा था इसरो का जो एग्जाम था, क्योंकि मॉक टेस्ट जो हम लोग आई गेट में देते थे सेम वो लेवल का इसरो का एग्जाम था। तो सोचो हम लोग 4 महीने 3.5 महीने बिल्कुल भी नहीं पढ़े, फिर भी इतना फंडामेंटल्स क्लियर था, कॉन्सेप्ट्स क्लियर था, वो सब सिर्फ ये वाला फर्स्ट पॉइंट की वजह से, सब्जेक्ट नोट जो बोल रहा हूँ उसी की वजह से इतना कॉन्सेप्ट्स क्लियर था कि 3.5 महीने बाद जब पढ़ाई हम छोड़ चुके हैं, 3.5 महीने बाद भी वो अंदर बसा हुआ था, वो हिला भी नहीं, हम लोग रिवाइज भी नहीं किए, ठीक है। उसके बाद ऑल इंडिया रैंक 95 आया मेरा, और प्रोजेक्टा का 7 रैंक आया। अब सोचो हम लोग, उसने भी नहीं पढ़ाई किया, मैंने भी नहीं पढ़ाई किया, लेकिन जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ था उसके वजह से देखो टॉप 100 में हम लोग बिना रिविजन करे उतना ला दिए। और आप रिवीजन करोगे तो सोचो कितना रैंक आएगा। अगर गेट का प्रिपरेशन है, रिवीजन कर दिए, तो इसरो में इतना इजी आता है पेपर कि आप रैंक 1 भी ला दोगे, इतना इजी होता है। सर आप आपके माइंड को कैसे कंपोज करते थे, मतलब काम डाउन करते थे जब आप फ्रस्ट्रेट होते थे, जब क्वेश्चंस नहीं बनते, या फिर टेस्ट सीरीज में कम मार्क्स आते, या फिर जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते जिसमें हड़बड़ी हो जाती है, या फिर डर जाता है अपन, और कैसा होता है कि जब अपन प्रीवियस ईयर करने बैठते तो कभी कभी ऐसे फ्रस्ट्रेट हो जाते कि बुक्स वगैरह ऐसे फेंक देते और कई कोने में जाके बैठ जाते, तो वो फ्रस्ट्रेशन से कैसे डील करें सर? तो मेरा तो 2 ही फ्रस्ट्रेशन ठीक करने का ऑप्शन था भाई। मेरे पास दोस्त थे, 3 का ग्रुप था मेरा, श्रेयांश और मोनीश। तो इन दोनों के पास पहला स्टेज था, मेरे को कभी भी काम डाउन होना है तो उनको कॉल करता था, अब ये क्वेश्चन बना के दिखा, नहीं बनाते थे तो फिर एक दूसरे को छेड़ते थे हम लोग, क्या क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं भाई, ऐसा वैसा। तो एक हेल्दी एनवायरनमेंट हम लोग वो हर जगह हम लोग यूज किए। आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, कॉल करेंगे भाई पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, 101% दोनों में से एक तो बोलेंगे कि नहीं पढ़ने का मन कर रहा है। तो ये नहीं पढ़ने का मन में ऐसा रोज रोज करेंगे तो नहीं होगा। तो क्या करते थे, तीनों मिल लेते थे, थोड़ा सा चिल करते थे, फिर बोलते थे आज का दिन तो भाई वेस्ट कर लिए हैं, अब कल से ये टारगेट और ये अपन को अचीव करना है। तो ये ग्रुप जब रहता है ना, तो ये एक दूसरे को हम लोग पुश करते थे हमेशा, थोड़ा सा चिल आउट भी करते थे बट पुश ज्यादा करते थे एक दूसरे को। और क्या होता था कि जब हम लोग ने डिसाइड कर लिया ना कि ये एक टारगेट है, ये फुलफिल करना है कल अपने को, तो अगर हम लोग जैसे कुछ टारगेट रखे एक दिन के लिए और 2 लोग कर रहे हैं और तीसरा इंसान नहीं कर रहा है, तो उसको ऐसा लगता था कि भाई मैं पीछे हो जाऊंगा। उसकी वजह से हम लोग, वो 2 कर रहे हैं तो मेरे को भी करना पड़ेगा, तो इस वजह से एक दूसरे को खींच के हम लोग ले गए हैं। और फाइनली हम तीनों का रैंक 500 के अंदर आया था, जो कि बहुत बड़ी बात है। 3 लोग प्रिपरेशन करते हैं, तीनों का रैंक 500 के अंदर आ जाना बहुत बड़ी बात होती है मेरे ख्याल से। सो ये फर्स्ट लेवल होता था फ्रस्ट्रेशन हटाने का, हम तीनों से नहीं सॉल्व होता था। तो उस टाइम कोरोना नहीं था हम लोग जहाँ पे अभी सर सोफे में बैठे हैं, वैसे ही हम लोग आके चुपचाप ऐसे बैठ जाते थे तीनों जन। क्या हुआ ऐसे बोलते थे, सर कुछ नहीं हुआ क्या हुआ, क्यों, कैसे मिलने आए हो, क्या हुआ, सर कुछ नहीं बस बैठने आए हैं, ऐसा करके आके हम लोग बैठ जाते थे। फिर सर से बात करते थे, कैसा चल रहा है पूछते थे सर हम लोग को, फिर हम लोग बताते थे ये प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा डिस्कस करते थे, थोड़ा चिल करते थे, थोड़ा स्टोरी बताते थे सर कुछ, तो ये सबसे मोटिवेशन आ जाता था। तो मिलने जुलने से, सर से इंटरेक्ट करने से काफी सारा चीजें हट जाता है। तो फर्स्ट लेवल वही होता था कि हर बार तो सर को परेशान नहीं कर सकते राइट, तो पहले एक बार फ्रेंड से कर लेते थे, फ्रेंड से नहीं रिजॉल्व होता था सर के पास आ जाते थे, इन दोनों में तो रिजॉल्व हो ही जाता था हम लोग का मोस्ट ऑफ द टाइम। जितना भी फ्रस्ट्रेशन रहता था, डिमोटिवेशन, जो भी प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाता था।
और सर आपके स्टडी में कभी गैप्स गिरे क्या, मतलब एक वीक से ज्यादा? क्योंकि जब अपने स्टडी में गैप्स गिरते हैं तो अपनी लिंक खराब हो जाती है और फिर वो लिंक को रिबाउंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपके साथ कभी ऐसी सिचुएशन आई हुई है क्या? अब 2 साल प्रिपरेशन किए हैं भाई, तो आएगा ही ऐसा वाला तो। और सेमेस्टर एग्जाम के टाइम होता तो ही आता है, होता ही है। ये। सेमेस्टर एग्जाम के बाद जब होता है ना, हम लोग बस बैठे रहते थे, आज पढ़ेंगे पढ़ेंगे, पढ़ ही नहीं पाते थे। तो फिर उस टाइम पे क्या होता है कि फिर वही स्लो स्टार्ट पढ़े होगे इसमें कंप्यूटर नेटवर्क में स्लो स्टार्ट, मतलब वही जब तुम्हारा पूरा आ गया एकदम नहीं हो पाएगा वाला, स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करो, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा अपने आप आ जाएगा। शुरू से बोलोगे कि 10 घंटा पढ़ रहे थे, अब एक वीक का 2 वीक का ब्रेक लिए, फिर से आप अगले दिन 10 घंटा पढ़ोगे बोले तो नहीं हो पाएगा। तो स्लो स्टार्ट करो, कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़े वैसा। क्योंकि मेरे साथ कैसा होता था कि अगर मेरे स्टडी में कभी गैप गिर जाता है एक वीक से ज्यादा, तो मैं वो कोप अप ही नहीं कर पाता हूँ, या फिर मेरे जो इंटरनल अपन क्या कहते हैं, मन ही नहीं करता पढ़ने का फिर वो जो, क्योंकि वो बहुत हेवी हो जाता है ना कॉन्सेप्ट को ग्रास्प करना फिर से। तो आप ऐसा कर सकते हो, जैसे आपका 1-2 वीक का गैप आ गया है, तो जैसे एक सी प्रोग्रामिंग तो बचपन से पढ़ते हैं, बचपन बाय मीन फर्स्ट ईयर से पढ़ते हैं, तो कुछ नहीं तो सी प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो। तो उससे क्या है, आप एक थोड़ा मेंटल सेट आ जाएगा कि चलो कुछ नहीं तो सी से स्टार्ट करते हैं, एप्टीट्यूड से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो सी और एप्टीट्यूड टाइप के ये दोनों जो सब्जेक्ट है, ये तो आप स्टार्ट कर दो। जैसे 1 वीक का गैप आ गया, फिर धीरे धीरे जैसे शुभम ने बोला 1 घंटा पढ़ो, फिर 2 घंटा, धीरे धीरे वो पकड़ में आ ही जाएगा मतलब। और वही है, जब जैसे मैम बोली अभी कि सी हो गया, ये सब जो बेसिक क्वेश्चंस है, तो इसके जब नोट्स तुम पढ़ना चालू करोगे ना, अगर एक बार पढ़ लियो तुम, तो वो इतना जल्दी जल्दी होने लगता है, और जब समझ आने लगता है ना तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और एक लालच आने लगता है कि और करते हैं और करते हैं और करते हैं। तो ये जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, हैवी सब्जेक्ट मत उठाना, जैसे 1 वीक 2 वीक का गैप ले लिया, उसके बाद सीएसए उठा लियो, है ना। अब तो सीएसए उठाओगे तो फिर तो भाई गेट ही नहीं पढ़ेंगे ऐसे बोलोगे। तो ये है कि एकदम इजी सब्जेक्ट, जैसे मैम एकदम क्लियरली बोली, सी, डेटा स्ट्रक्चर, ये सब बेसिक बेसिक जो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप बोर भी नहीं लगता है और समझ भी आता है, क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं, सब नहीं होंगे बट जो नोट्स के क्वेश्चन है वो तो सॉल्व होंगे ना, क्योंकि सर ने पूरा समझा के कराया है। तो इस पे अपने आप तुम फ्लो में आ जाओगे इसके बाद। या तो ये भी कर सकते हो, जो सब्जेक्ट कभी पढ़ा ही नहीं आज तक, जिसको आप नहीं, तो उसको 0 से स्टार्ट कर दो, क्योंकि 0 से स्टार्ट करोगे तो वैसे ही आपको पता रहेगा कि हाँ मुझसे तो नहीं बनने वाले ये क्वेश्चन। तो अगर 0 से कोई सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हो जो पहले बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तो वो भी कर सकते हो, ये दूसरी चीज हो सकती है। बाकी फ्रस्ट्रेशन वाला किसी ने क्वेश्चन पूछा था, शुभम तो लगी था उसके पास दोस्त और ये ग्रुप था, बट जैसे नहीं आपके पास दोस्त अभी कोविड के टाइम पे, या आप अकेले ही हो कर रहे हैं, तो मैंने शायद कोरा पे भी एक आंसर लिखा है कि एक टाइम ऐसा था सीएन, जो मुझे तो बहुत डरावना लगता है सब्जेक्ट, तो उसमें जैसे कंटिन्यूसली 10-12 क्वेश्चंस नहीं हो रहे, और वो क्वेश्चंस थे जो नोट्स में लिखे हुए थे। मतलब ऐसा है कि मैं नोट्स में पढ़ रही हूँ और क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, वो सेम क्वेश्चन में बस नंबर चेंज कर दिया, वो भी सॉल्व नहीं हो रहा मुझसे। ये पॉइंट तक फ्रस्ट्रेशन आ चुकी थी। मैंने वही जो से आपने बोला ना, बुक फेंक देते हैं टाइप का, तो वही किया, बुक बंद करके वॉक करने चले गए, 3 किलोमीटर वॉक कर लिया, बट वापस आके फिर ट्राई किया, फिर नहीं हुआ, तो बस कॉल इट अ डे। या तो आप कुछ दूसरा सब्जेक्ट उठाना स्टार्ट कर दो, कि अगर आपको लग रहा है टाइम वेस्ट हो रहा है, नहीं तो फिर बस कॉल इट अ डे। से जरूरी नहीं है कि आप, क्योंकि ऐसे कि अगर माइंड फ्रस्ट्रेटेड है तो अगर सॉल्व नहीं होगा तो और फ्रस्ट्रेट ही होगा माइंड, ऐसे रिलैक्स नहीं होगा। तो जैसे मतलब मेरी स्ट्रेटजी वही, थोड़ा रिलैक्स करने की मेरे को जरूरत अपने है। बग का याद आ गया। दिन भर कोशिश करो भाई, बग रिजॉल्व नहीं होता है ना, तो ऐसे ही आता है। बुक जो फेंक दो बोल रहा ना, मेरे को एकदम रिलेट हो गया भाई। बग रिजॉल्व करने जब बैठो, दिन भर जब नहीं होता है ना, इतना फ्रस्ट्रेशन आता है भाई, क्या करूं। 3 किलोमीटर घूम के, जो मैम बोली, मैं नीचे बैठ के घूम के आ गया, फिर आके बैठा, फिर नहीं हो रहा है यार, एकदम क्या करूं ऐसा लग जाता है, फिर बंद कर दो, चुपचाप सो जाओ, यही रहता है। रोज नहीं आपने होगा। मॉक लगाना कब स्टार्ट करा था सर? मतलब दिसंबर, नवंबर या फिर जनवरी में? मॉक स्टैंडर्ड टाइम कौन सा माना जाता है मॉक के लिए? आइडियल कुछ नहीं होता है भाई, सबका स्ट्रेटेजी अलग रहता है, बट मेरे ख्याल से मिड ऑफ दिसंबर से स्टार्ट करना चाहिए मिनिमम। हाँ वही मिड दिसंबर एंड दिसंबर कर सकते हो। और मिड दिसंबर में स्टार्ट कर रहे हो तो अल्टरनेट भी दे सकते हो, ऐसा ऐसा है। बट जनवरी में तो मेरे ख्याल से डेली दे देना चाहिए, जनवरी के बीच वीक में डेली एक एक दे देना चाहिए, ताकि लास्ट डे वही जो बताया ना कि लास्ट डे जब तुम गेट दे रहे हो तो एकदम मॉक जैसा लगना चाहिए। तो ये डेली दोगे तो आ जाएगा, डेली नहीं तो अल्टरनेट भी काफी अच्छा है, काफी अच्छा है अल्टरनेट। क्योंकि अल्टरनेट भी आप अगर जनवरी पूरा देते हो तो आपके पास 15 तो ऐसे ही हो गए, और पहले तुम कुछ दिए होगे तो 20-25 तो हो ही जाता है। मतलब अल्टरनेट में ये फायदा है, आज टेस्ट दे दिए तो पता चल गया, चलो मुझे ये सब्जेक्ट में नहीं बन रहे, वो सब्जेक्ट नहीं बन रहे, तो नेक्स्ट दिन वो सब्जेक्ट्स के वो टॉपिक्स रिवाइज कर लिया, फिर नेक्स्ट डे फिर अल्टरनेट दे दिया, ऐसे कर सकते हो।
सबका वही डिपेंड करता है। हाँ। कई लोग क्या करते हैं कि मैं तो जिस दिन मजा आता था ना, जिस दिन सुबह का टेस्ट अच्छा जाता था, शाम में कर देता था। तो ये हाँ, बहुत ये मैंने भी बहुत किया है। बहुत फ्लेक्सिबल चीज है, इस पे कोई स्ट्रेटेजी नहीं हो फिर सकता है। शाम वाला एकदम बेकार होगा। शाम वाला फिर एकदम सोने वाला, उसमें एनालिसिस नहीं हाँ। होता है, अगले दिन से एनालिसिस करेंगे। वैसे वही डिपेंड करता है, लोग एक फिक्स्ड वे में जाते हैं, कुछ स्ट्रेटेजी चेंज कर करके करते हैं। तो एक फिक्स स्ट्रेटेजी कुछ नहीं है, तुमको जो सूट कर रहा है बस करते जाओ। सर एग्जाम डे के प्रेशर को हैंडल करने के लिए क्या करना चाहिए हम लोगों को? एग्जाम डे के प्रेशर भाई बस वही है, मॉक हाँ, जितना बस ज्यादा ये, दोगे हाँ। फाइनल बार बार वही बात आ रहा है, वही है फाइनल एकदम कि इतना मॉक दे दो। जैसे हाँ, हम मतलब कि वही। फाइनल डे मतलब एकदम चिल भाई, मैं बता रहा हूँ शंकरा में था मेरा, मैं सुबह 9 बजे था ना एग्जाम में, 7 बजे यहाँ से निकल गया, 7:30 वहां पहुंच गया हूँ, सीधा कार लेके चाचा छोटे गए तो सीधा अंदर चला गया। वो कॉलेज वाले को लग रहा था कि स्टाफ की गाड़ी है, मतलब इतना पहले पहुंच गया था। ठीक है, बाकी मैं थोड़ी देर बाद ऐसे वॉक करते हुए गेट के पास गया तो सारे स्टूडेंट गेट के बाहर खड़े हैं, और मैं इतना पहले पहुंच गया वहां एकदम चिल मार रहा हूँ, क्या चल रहा है कैसे चल रहा है, मतलब एकदम रिलैक्स था वहां पे। तो आप इतना रिलैक्स रहो वहां पे कि तुम कोई डाउट ही नहीं, मतलब कहीं पे प्रेशर आना ही नहीं चाहिए, इतना चिल रहो। मतलब इंतजार रहना चाहिए पेपर कब आए कब दूं, और फाइनली वो दिन आ गया ऐसा होना चाहिए खुशी कि अरे बाप रे आज तो गेट है अब क्या होगा, ये लोड नहीं आना चाहिए। ऐसा आना चाहिए कि फाइनली वो दिन आ गया जिसके लिए मैं 2 साल से इंतजार कर रहा हूँ, और फाइनली वो दिन आ गया जिसमें मेरे को अपना 100% देना है। रिजल्ट तो आएगा ही जो आना है, उसमें कुछ ऑप्शन नहीं है अपने पास, बट अपना 100% देना है, उसमें खुश रहना है, प्रेशर में नहीं आना। मॉक का माहौल ही ऐसा बना लो ना गेट टाइप, जैसे शुभम ने बहुत पहले बोला कि दरवाजा बंद कर लो, टाइमर चला लो। टाइमर तो खैर चलता रहता है टेस्ट सीरीज में, और मतलब रिस्पॉन्ड ही मत करो, ऐसे मॉक दो कि यही तुम्हारा फाइनल एग्जाम है। सर तो जब माइंड मॉक टेस्ट टेस्ट बंद देते करो। थे आप, तो जो क्वेश्चन नहीं बनते थे उनका एनालिसिस कैसे करते थे? टॉपिक वो जैसे नहीं बना तो एक्चुअली मतलब मैंने जब टेस्ट सीरीज दी ना तो मुझे एक पैटर्न समझ आ गया था कि चलो मुझे सीएसए के इस टॉपिक में जैसे पाइपलाइनिंग के क्वेश्चंस मुझसे नहीं हो रहे, तो वो टॉपिक और अच्छे से पढ़ा और क्लियर अंडरस्टैंडिंग करी। तो शायद सबका ऐसे कुछ पैटर्न तुम्हारा कोई आया था? जैसे कुछ होता है, जैसे कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं है ना, ऐसा कुछ कुछ ऐसा लगता है कि कुछ अलग टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं जैसा कभी देखा ही नहीं है ना, तो वो रिपीटेडली ऐसा आने लगता है कि जैसे मेडिसी में कुछ क्वेश्चन होते हैं पाइपलाइनिंग में, मेरे को याद है वो पाइपलाइनिंग ना बहुत दिक्कत करता था, जबकि यहाँ क्वेश्चन सही होते थे, गेट के क्वेश्चन बन जाते थे, बट मेडिसी के नहीं बनते थे, क्योंकि मेडिसी वाले गलत बनाते हैं मेडिसी का क्वेश्चन। कुछ अलग ही क्वेश्चन रहता था यार, बनता ही नहीं था। लेकिन एक दो अच्छे कॉन्सेप्ट ना बिल्कुल मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि जहां से पढ़े, जैसे आई गेट 100% में बता रहा हूँ, 80 90 95% उन लोगों का जो प्रिपरेशन है यही से होता है। ये कुछ ना कुछ तुमको बाहर से अगर तुम टेस्ट सीरीज दोगे, कुछ ना कुछ एक अलग ट्रिक मिल जाएगा तुमको। तो जब तुम क्वेश्चन देते जाओगे तो वो पहली बार में नहीं बनेगा, दूसरी बार में नहीं बनेगा, लेकिन 2 बार जब तुम कर लोगे ना तो तीसरी बार ऐसा लगता है कि ये पैटर्न है, इस पैटर्न से ये सॉल्व होता है। तो ये वही है, फिर मॉक ज्यादा दोगे तो ये चीज सीख जाओगे। तो कैसे सॉल्व कर रहा है, तो सॉल्यूशन देता ही है, सॉल्यूशन दे रहा है, सॉल्यूशन नहीं समझ आ रहा है, फिर दोस्त से डिस्कस करो, सर से डिस्कस करो, ये कैसे सॉल्व कर रहा है। 2-3 बार करोगे समझ आ जाएगा, तीसरी बार जब वो फिर वही पैटर्न से क्वेश्चन पूछेगा, कुछ नया तो पूछ नहीं पाएगा, है ना। तो एक यही है, मॉक देने का मतलब यही होता है कि क्वेश्चन ही सैचुरेट हो जाए, इसी को बोलते हैं प्रिपरेशन का सैचुरेशन, प्रिपरेशन का कंप्लीशन, की क्वेश्चन ही वही आ रहा है, अब क्या करें, ऐसा हो गया था। तो वही है कि मैं मॉक दोगे तो तुमको क्लियर होते जाएगा कि अब और क्वेश्चन नहीं आ सकते इसके बाहर से। फिर भी देखोगे गेट के एग्जाम के भी हाँ, नए क्वेश्चन आते आते ही हैं, हैं। फिर भी नए क्वेश्चन आते ही हैं, तो उस पे भाग तो नहीं सकते उससे, बट इसी के ऊपर बेस्ड रहते हैं वो कि इस ये बन गया है तो वो तो बनेगा सर। हेलो मैम। हेलो सर। मेरा क्वेश्चन मेरा वो है कि आप लोग का जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन कैसा फीलिंग था उस टाइम का, प्लीज उसको शेयर करिए। बताओ मैम, आपका 16 है। मेरे तो 2 रिजल्ट आए हैं। मैं तो मतलब मेरा ऐसा था कि फर्स्ट टाइम जब क्रिएटिव बनाया मैं तो काफी खुश हो गई थी, क्योंकि मैंने वो शीट देखी थी, ये लोग आंसर्स प्रिंट कर देते हैं गेट वाले, आई थिंक आंसर की निकाल देते हैं, तो मैंने देखा 10-12 तो मेरे नेगेटिव है, डूब गए, इस बार कुछ हो नहीं सकता। फिर भी जब रैंक आया तो काफी अच्छी फीलिंग थी, सब खुश होते हैं और सर पार्टी देते हैं, तो उसमें तो और ऐसे राजा वाली फीलिंग आती है, ऐसे जूनियर्स बैठे हुए हैं तुम एंटर कर रहे हो वैसे, और सब तालियां, काफी अच्छी फीलिंग होती है। 16 है तब वो तो माइंड ब्लोइंग फीलिंग होती है, अब तो ऐसे मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, बोलो कौन सी कॉलेज में एडमिशन लेना है खुद डिसाइड करेंगे। वो काफी अच्छी फीलिंग रहती है, सब खुश रहते हैं, घर वाले सब तुम मेन खुश रहते हो। गेट से फायदा ये होता है कि हम लोग को ना वो पब्लिसिटी नहीं मिला रहता है। वो पब्लिसिटी गेट के रैंक आने के बाद मिलता है, कि जो समाज जो देखता है ना, पोस्टर में यहाँ फोटो लगा है, वहाँ फोटो लगा है, सर जो स्टार बना देते हैं ना, तो ये जो एकदम जबरदस्त पीरियड जो है ना, ये
कॉलेज की ज्वाइनिंग तक है ना, वो अलग ही पीरियड है कि तुम एकदम अपने मोहल्ले के, अपने एरिया के एकदम राजा हो तुम। कॉलेज भी जाओगे तो बड़ी इज्जत से देखेंगे, कॉलेज का भी इज्जत से देखता नहीं है, ठीक है, गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं है ना, क्योंकि आधे लोग का तो निकलता नहीं है, आधे लोग का ही रैंक आता है, तो आधे लोग तो टाइम पास करके बंक मारते हैं, गेट का प्रिपरेशन है वो है, लेकिन कुछ लोग का रैंक आता है, लेकिन जिनका रैंक आ जाता है उनको एक अलग सा इज्जत मिलता है वहाँ पे, जूनियर्स भी रेस्पेक्ट से देखते हैं, उसके पहले तो जानते भी नहीं जूनियर ढंग से, लेकिन एक रैंक आने के बाद उसको इवन प्रोफेसर्स आपको बुलाते हैं कि जूनियर्स के साथ इंटरेक्ट करो, कैसे तुम्हारा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी था, आपको लोग सुनते हैं बेसिकली। अभी आप कुछ भी बोलोगे कोई नहीं सुनेगा, रैंक आने के बाद सब आपको सुनेगा, कुछ भी बोलो सुनता है आपको। तो ये जो है, एक तो पेरेंट्स बहुत प्राउड फील करते हैं क्योंकि तुम्हारा पोस्टर में हर जगह फोटो छपता है, सर इतना कर देते हैं कि हर जगह फोटो छपता है तुम्हारा, पेपर में 3-4 बार आपका फोटो आ जाएगा, तो ये बहुत ज्यादा अच्छा फीलिंग है, और ये चीज नहीं, कभी नहीं भूल सकते हम लोग, वो जो पार्ट है हमारे मोमेंट, वो लाइफ का, वो नहीं भूल सकते। अभी जॉब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, आईआईटी का भी जो माहौल था वो भी एक अलग माहौल था, बट लेकिन रैंक जो आने के एडमिशन तक का जो माहौल था ना, ऐसा लगता था राजा है भाई, जो भी रैंक आए, लेकिन बहुत अच्छा लगता था, तो वो फीलिंग बहुत दिन तक रहता है, वो उस दिन का बस नहीं रहता है, बहुत दिन तक चलते रहता है। मतलब मेरी फर्स्ट टाइम बहुत दिन तक चली थी ये फीलिंग, बट सेकंड टाइम तो मैं जॉब कर रही थी, तो हाँ एक हफ्ते में चलो जॉब नहीं लग रही, बट हाँ काफी अच्छी फीलिंग थी। ये सर जैसे कॉलेज में हमारे अच्छी कंपनीज भी आती हैं, तो कभी कभी लगता है कि प्लेसमेंट के लिए भी पढ़ लें या गेट के लिए भी पढ़ लें, तो क्या करना चाहिए इसके लिए? देखो, गेट का प्रिपरेशन अगर तुम्हारा है तो तुम्हारा जो टेक्निकल राउंड होगा ना, वो आराम से निकल जाता है भाई, कोई लोड नहीं है। मैं अलग से प्रिपरेशन किया ही नहीं था, मेरा तो एकदम श्योर शॉट था कि मेरे को गेट ही करना है, ठीक है। बट ऐसा लगता है जैसे तुम भी बोल रहे हो ना कि बैठने में क्या है, तो मैं बैठ गया जाके, सो बैठा उसमें, तो क्या था कि बस कोडिंग तो थोड़ा वीक रहता है सबका, हम लोग सब लोग रेगुलरली हम लोग कोड नहीं करते हैं, तो क्या किया था कि बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं 2-3 लगा लिए थे एक दिन पहले, बस हर दिन ही लगाया था, तो उससे जो उन लोग का, क्योंकि तुम्हारा कंपटीशन किसके साथ है, अपने बैच वालों के साथ, और अपने बैच में कितने लोग का कोडिंग अच्छा रहता है तुमको कोई पता होगा, ठीक है, किसी का नहीं रहता है, तो थोड़ा सा अच्छा कर लोगे तो निकल जाओगे, ठीक है। सो फर्स्ट राउंड तो कोडिंग रहता है, नेक्स्ट राउंड एचआर, टेक्निकल वगैरह वगैरह, वो सब अगर तुम्हारा गेट का प्रिपरेशन है तो आराम से निकल जाता है, और बस उसको एज एक्सपीरियंस के लिए दो, ताकि तुमको आगे इंटरव्यू देना रहेगा, राइट। अभी तक तुम लोग अभी बीटेक में हो, बीई में हो, तो इंटरव्यू नहीं दिए हो, तो 1-2 इंटरव्यू जो अच्छी कंपनी तुमको लगती है उसका इंटरव्यू बिल्कुल दो, ताकि तुमको मान लो आगे आईओसीएल के लिए देना पड़े, इसरो के लिए देना पड़े, या हो सकता है अच्छी रैंक ना आए तो आरए के लिए देना पड़े, तो तुम उस टाइम पे पैनिक ना हो जाओ, तो इसलिए तुम 2-3 एटलीस्ट इंटरव्यू दे दो, निकालने में कोई बुराई नहीं है। सो गेट का अगर प्रिपरेशन है तो तुम्हारा टेक्निकल निकल जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। और मेरे ख्याल से जब लगा था जॉब ना, मैं तो ऐसे ही मुंह उठा के चला गया था, वहां जॉब लग गया, रात को कॉल किया सर को खुश होके, क्योंकि यार पहला जॉब होता है ना, पहला जॉब लगा, मैं सर को कॉल किया, सर मेरा जॉब लग गया, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं होती सर, मुंह पे भाई मैं घर में मिठाई बांट रहा हूँ, सर को मैं कॉल किया, सर मेरा जॉब लग गया, भाई ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ठंडा हो जाओ, कल से गेट का प्रिपरेशन करना है, ऐसा बोले थे सर मेरे को। सो बहुत मोटिवेटिंग चीज है कि पूरा जितना उड़ा था ना, मैं उस दिन खुश हुआ था, दिन भर का मेहनत, जॉब लेके आया था, पूरा सर एक बार में ठंडा किया, और वो ठंडा करने की वजह से ही गेट निकला, नहीं तो कई लोग तो सेटिस्फाई हो जाते हैं भाई। सो है जरूरी, दे सकते हो, बट सर एक्सपीरियंस मतलब जो कंपनीज आती मेरा है ऐसा है थोड़ी कि थोड़ी अच्छी जॉब तो लेवल वैसे जिंदगी भर ही करनी है, तो 2 साल और कॉलेज पढ़ लो, मेरा तो यही था शुरू से कि करना ही आगे जॉब, तो अभी से क्यों करूं मैं, थोड़ा बाद में ही करना ही पड़ेगा जो चीज, तो कॉलेज पे फोकस करती हूँ, सबका अलग रहता है। हाँ बिल्कुल सेम यही मेरे पास भी आया था कि जब आईटी में ज्वाइन कर लिए थे तो आईओसीएल का ऑफर आया था, सो वही लगा कि आईओसीएल 16.5 सीटीसी का दे रहा था जॉब उस टाइम, और 9.5 कुछ उसका वो आता था इन हैंड, तो देखा प्लेसमेंट स्टैट्स क्या है, 2 साल अगर यहाँ रह लेता हूँ तो इतना का मिनिमम तो जॉब मिलेगा ना मेरे को, तो ये एक एश्योरिटी रहता है कि आईआईटी जैसे कॉलेज में चले गए, ऐसे चले गए, तो एक मिनिमम 15 लाख ग्रॉस का तो जॉब लगना ही है तुम्हारा, ठीक है, और वो भी फर्स्ट 3 डेज में तुम्हारा पक्का लग जाएगा, इतना का जॉब। तो 2 साल आईआईटी का जो सपना बचपन से देखे, 8-9 से सोच रहे, जब से सुने आईआईटी के बारे में, तब से हम लोग सोच रहे कि आईआईटी जाना है, आईआईटी जाना है, जेईई में निकला नहीं तभी गेट दे रहे हैं, राइट। तो एक मन में जो आईआईटी का के लिए एक तड़प थी, उसको 2 साल जी तो लेते हैं, तो जो भी हो, पता है टफ तो जाता है वहां जाके, बट वो एक्सपीरियंस यार लाइफ टाइम काम आएगा, क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग स्पून फीडिंग बहुत होता है हम लोग के कॉलेज में, आईआईटी में उतना नहीं होता होगा, बट हमारे जो सीएसबीटी वाले कॉलेज है उसमें तो काफी स्पून फीडिंग होता है,
तो वहाँ स्पून फीडिंग का जो आदत है वो सुधर जाता है वहां जाके, क्योंकि जॉब में कोई नहीं सिखाएगा भाई तुमको। 4.5 लाख के जॉब में जाओगे, 5 लाख के जॉब में तो हो सकता है कि तुमको ट्रेनिंग दे, ये दे वो दे, बट अगर तुम आईटी से जा रहे हो, अच्छे एनआईटी से जा रहे हो, तो वहां तुमको कोई नहीं सिखाएगा, वो बस बताएंगे ये करना है, ये करना है करो, ठीक है। अब ये करना है करो, तो हम तो अगर हमारे बीटेक वीटेक से जाएंगे तो हमको तो आता ही नहीं है, कुछ खुद से सीखना ही नहीं आता है हमको। लेकिन वहां जब आईटी में जाते हो, तुमको सिंपल फर्स्ट डे का एग्जांपल दे देता हूँ, पाइथन का प्रोग्रामिंग क्लास था। पाइथन प्रोग्रामिंग क्लास मतलब लैब था, 3 घंटे का, डेडिकेटेड 3 घंटे का था। पूछे किनको किनको पाइथन आता है, 60-70% जनता ने हाथ उठाया, हमारा हाथ नीचे था, राइट। अब पाइथन नहीं आता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि अरे चलो पाइथन सिखाते, 30% बच्चों को नहीं आता, ये आई गेट नहीं है भाई, है ना। तो वहाँ 30% बच्चों के लिए आए, फिर से किसी के लिए नहीं पढ़ाएंगे। अगर 100% लोग भी अगर हाथ उठाते नहीं आता करके, तो भी नहीं पढ़ाते। क्या दिया उन लोग, पहले पूछे, बस ये उनका फर्ज था, क्या था वो क्यों पूछे नहीं पता, पूछे जिनका हाथ उठा उठा, नहीं उठा नहीं उठा, बस वो जानना चाह रहे थे स्टैट्स क्या है, ठीक है। फिर सीधा स्लाइड खोल दिए, एक लिंक दे दिए, स्कैन करो भाई, जो भी करो, तुम्हारे पास असाइनमेंट का लिस्ट है, 30 क्वेश्चन है, सॉल्व करो, और इसका डेडलाइन है ये। तो सर कैसे करना है, हमारा एक्सप्रेशन तो यही था, कैसे करना है, बोलते डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो। अब देखो ये है डॉक्यूमेंटेशन, अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा नॉलेज कितना रहेगा, तुम सोचो। अगर तुम ट्यूटोरियल ज्वाइन करते हो, यूट्यूब में जाते हो, यहाँ जाते हो, तो एक छोटा सा पार्ट सिखा के तुमको भगा देता है और तुम खुश हो जाते हो मेरे को पाइथन आता है। लेकिन अगर तुम डॉक्यूमेंटेशन से सीख रहे हो किसी चीज को, तो कितना अच्छे से सीखोगे और कितना मतलब इंडिपेंडेंटली सीखोगे ना उस चीज को, कि तुमको एक सोर्स से दूसरे सोर्स की तरफ जंप करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारा चीज तो डॉक्यूमेंटेशन में ही है। तो ये कल्चर वहां का है कि खुद से सीखना है। और देखो कहाँ से सीखने बोल रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन से सीखो। कभी सुना डॉक्यूमेंटेशन से कोडिंग सीखने वाले हैं? तो पाइथन जैसी चीज के हम लोग डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ के सीखे हैं। तो ये ऐसा ऑफिस में जहाँ आईटी सेक्टर में अच्छे जॉब में जाओगे, तो तुमको खुद से ही सीख के कुछ कुछ चीजें इंप्लीमेंट करना है, चीजें सारी, कुछ ट्रेनिंग नहीं होता है, तुमको ये बना के देना है, कब बना लोगे। अब तुमको न्यू हो तो तुमको टाइम देंगे, बट खुद से ही सीखना होता है, कोई सिखाता नहीं है। तो ये आईटी का फायदा है, आईटी का। सर टफ सब्जेक्ट को आप कैसे हैंडल करते थे? टफ सब्जेक्ट को, जो सब्जेक्ट आपसे मतलब आपको टफ लगता था, जैसे सीओ मतलब एक कॉमन टफ सब्जेक्ट है सब लोगों के लिए, तो मींस हाउ वुड यू हैंडल दैट? देखो ये जो हुआ है ना, मतलब हुआ बना ऐसा लगता है मेरे को, तो मेरे को सच में आर्किटेक्चर इतना टफ नहीं लगता था, क्योंकि ना सीनियर से ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, जो बोलते हैं ना कि सीए से टफ है, सीए से टफ है, सीए से टफ है, ये चलता आ रहा है। और नहीं पता ना, आधे से ज्यादा लोग पहले से एक माइंडसेट बना लिए कि सीए से टफ है, ठीक है। सीए से शुरू से अगर कोई नहीं बोल रहा रहता ना कि टफ है करके, तो लोग ना शायद अलग वे में उसको डील करते हैं। हम लोग को तो इतना टफ नहीं लगा था, मैं सच बता रहा हूँ। मेरे को, मैं बताऊंगा तो तुम लोग को हंसी आएगा। मेरे को तो कंप्यूटर ये मैम बोली ना ओएस सबसे अच्छा लगता है। मेरे को ओएस का सिंक्रोनाइजेशन आज तक नहीं आता। 3 बार फंसा हूं मैं, तीनों बार नहीं आता मेरे को। गेट में नहीं हुआ मेरे से, गेट में उसका क्वेश्चन गलत हुआ। उसके बाद मैं सोचा अब हो गया, अब वहां गया तो वहां फिर मैं सिस्टम का सब्जेक्ट लिया, फिर वहां सिंक्रो आया, फिर वहां फंसा, फिर वहां एक बार कोडिंग का फिर असाइनमेंट आया, उसमें भी फंसा, नहीं बन रहा था। तो देखो वही है कि सबका अलग अलग जगह फंसने का रहता है। सीए से अगर सबको टफ लग रहा है तो तुमको टफ लगने की जरूरत नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है। तो डिपेंडेंट नहीं है कि अगर इनको लग रहा है तो उनको भी लगेगा, तो ऐसा कुछ टफ नहीं है भाई। शुरू से हो सकता है एक आध टॉपिक टफ लगे, बाकी सारा सब्जेक्ट ऐसा तो टफ नहीं। जैसे डिस्क वाला हो गया, मेमोरी वाला हो गया, पेजिंग हो गया, पेजिंग तो दोनों में था ना, हाँ ओएस में भी था। तो ये सब इतना टफ नहीं है। पाइपलाइनिंग वाला पार्ट है, थोड़ा लगेगा, लेकिन पाइपलाइनिंग एक बार समझ आएगा तो फिर तुम सारे क्वेश्चन बनाने लग जाओगे। और ये सब जो सब्जेक्ट्स है ना, ये सब क्वेश्चन से सीखने वाले सब्जेक्ट है, ज्यादा थ्योरी से नहीं सीख पाओगे। थ्योरी शुरू में समझो, क्वेश्चंस बनाओ, जितने ज्यादा क्वेश्चन बनाओगे सीएससी जैसा सब्जेक्ट इजी लगने लग जाएगा। और इन जनरल सब्जेक्ट टफ लग रहा है, जैसे सीएसए हो गया, या मुझे पर्सनली डिजिटल लॉजिक एंड डिजाइन सबसे टफ लगता था, क्योंकि कितना इजी है। सी जस्ट मतलब आप देख सकते हो कि कितना डिफरेंस है, कि वो जनरल सबको बहुत इजी लगता है, लेकिन मुझे बहुत कंफ्यूजन होती थी, 0-1 डिवीजन, ये वो पता नहीं क्या क्या चल रहा है। और सिमिलरली सीएसए में भी ऐसे कुछ 0-1 वाली चीज आती है, तो वहां तो मेरा दिमाग नहीं चलता था, बहुत डिफिकल्ट लगती थी मुझे ये चीजें। तो बेसिकली क्या है कि डिफिकल्ट लग क्यों रही है, क्योंकि हम मुझे पता ही नहीं है कि वो है क्या, या फिर उसका कॉन्सेप्ट ढंग से क्लियर नहीं हुआ है। तो बेसिकली वही है कि आप तो पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करो। अगर बुक से पढ़ के नहीं हो रहा, सर से पूछो, नोट्स पढ़ो, सर तो पढ़ा ही रहे हैं। अगर सर से भी समझ नहीं आ रहा है तो बुक्स पढ़ो, लेकिन सर समझा ही देंगे, सर को बक करो बार बार कि सर समझ नहीं आ रहा है। लेकिन या फिर अपने दोस्तों से समझ लो, क्योंकि जनरली होता है कि आप डर रहे हो किसी टीचर से पूछने में, तो आपके दोस्तों को तो समझ आ ही रहा होगा, कोई एक तो
कोई ना कोई तो होगा जिसको समझ आ रहा है, तो उनको जैसे डिजिटल लॉजिक मेरे सारे दोस्तों को समझ आ रहा था मेरे अलावा, तो फिर मैं उनको पूछती थी कि ये क्या है, मुझे समझाओ। तो बेसिकली उसको समझना जरूरी है ताकि वो काम डिफिकल्ट लगे, और समझ के उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। और इन एक्सट्रीम केस की सब ट्राई कर लिया, ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स देख लिए या फिर सर के लेक्चर्स देख लिए, सब देख लिए तो भी नहीं हो रहा है, तो एक दो टॉपिक है छोड़ दो भगवान भरोसे, बना तो बना, नहीं बना तो नहीं बना। और वैसे भी जो आई थिंक टॉप रैंकर्स होते हैं वो ऐसे 100 में 100 तो आते ही नहीं है, आई थिंक टॉप में 78-80 मार्क्स टाइप का ही जाता है, हमारे टाइम तो उतना ही ज्यादा था, आपका पता नहीं। तो एक दो क्वेश्चन छोड़ भी दोगे तो भी चलेगा, अगर बहुत ही ज्यादा बग कर रहा है वो सब्जेक्ट आप। सर जब एमटेक में आप प्रोफेसर जब इंग्लिश में पढ़ाते तो लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होती थी? मान लीजिए हम लोग अगर हिंदी मीडियम से गए हैं तो वहाँ पे इंग्लिश में पढ़ाते हैं तो कुछ ऐसा ना समझ में आए तो कैसे उसको भाई हैंडल मैं करें? ये कहाँ डिस्क्लोजर है सर, ये वीडियो कहाँ है available? बच्चे ही है ना सर, इंटरनल बच्चे ना भाई, पढ़ाते ही नहीं है। मतलब कैसा होता है मैं बताता हूँ तुमको, एक पैटर्न बताता हूँ पढ़ाई का। वहाँ चाहते हैं प्रोफेसर्स कि तुम खुद से जितना समझ सकते हो समझो, ठीक है। तो क्या होता है, एक देखो यार, वो बीटेक के बच्चों को भी पढ़ाते हैं, एमटेक के भी बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है, एक एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझो। हाँ, ये फायदा पढ़ाने के मामले में मैं बोलूंगा कि आईएससी में बेटर हो सकता है, मतलब मैं गया नहीं तो मेरे को पता नहीं, बट आईआईटी में मैं बताता हूँ कि प्रोफेसर जो है बीटेक के बच्चों को भी पढ़ाते हैं, एमटेक के भी बच्चों को पढ़ाते हैं, राइट। सो क्या होता है कि वो दोनों बच्चों को पढ़ाते हैं ना, दोनों के साथ इंटरेक्शन का लेवल आप सोचो, हल्का सा डिफरेंस तो आएगा, हल्का सा नहीं तो ज्यादा, कुछ तो डिफरेंस आएगा। तो क्या होता है कि एक पैटर्न फॉलो करते हैं और उनका जो डिलीवरी है वो डिलीवर करते हैं, बच्चे कितना रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उसके हिसाब से डिस्कशन गहरा होता है, ठीक है। तो वो अपना कंटेंट डिलीवर करेंगे, और मेन जो लर्निंग होती है वो अपना असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट से ही होता है। सो वो तो हमको खुद से करना होता है और जाके उनसे पूछना होता है। तो लैंग्वेज एज अ बैरियर कुछ हैवी नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं भाई, ऐसा कुछ हैवी कुछ नहीं रहता है। जो हम लोग जैसे बात कर रहे हैं वो उसी को हल्का सा इंग्लिश में बोलेंगे और बड़ा कामली बात करते हैं, उन लोग कोई हड़बड़ हड़बड़ ऐसा कुछ फॉरेन लैंग्वेज जैसे बात करें ऐसा कुछ नहीं, एकदम पोलाइटली धीरे धीरे मस्त, उनको कोई हड़बड़ नहीं रहता, बड़ा आराम से आएंगे, आराम से चालू करेंगे, आराम से पढ़ाएंगे, अपना कंटेंट डिलीवर करेंगे। उसमें तुमको जो डाउट है बिल्कुल तुम हाथ खड़े करो पूछो, है ना, उनको ऐसा कुछ लोड नहीं है। और तुमको ऐसा तुमको नहीं लगेगा कि मतलब मेन यही यार, उसमें तुमको खुद से मेहनत करना रहता है, उनका कंटेंट इतना प्रिसाइज रहता है, और वो जो पढ़ते कुछ है आता कुछ है, वही है, वहाँ पढ़ो, उसमें खुद अपने से डिस्कवर करो कि क्या क्या चीजें पढ़ना है, क्योंकि तुमको जैसे तुम क्वेश्चन, एक सेट ऑफ क्वेश्चन जैसे गेट में करके गए हो ना, उससे बहुत डिफरेंट है आईआईटी का लाइफ, कि तुम जिस सेट ऑफ क्वेश्चन पढ़े हो, जो क्वेश्चन बनाए हो, उसी से रिलेटेड गेट में क्वेश्चन आता है ना। बट आईआईटी में सारे सब्जेक्ट्स में ऐसा हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम कुछ पढ़ रहे हो और एकदम इम्प्लीमेंटेशन पे क्वेश्चन है, तो बहुत डिफरेंट है, वो सीख जाओगे, वहां जाओगे सीखोगे, सबका माहौल अलग है, तो प्रोफेसर टू प्रोफेसर डिपेंड भी करता है ये चीज। आई थिंक लैंग्वेज बैरियर तो उनको इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इंग्लिश में आपको अगर वो टेक्निकल टर्म का मतलब पता है, जैसे अगर मैं ओएस का एग्जांपल लूं, जैसे आपको पता है कि सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या है, तो अगर आपको क्लास में भी समझ नहीं आ रहा है, जैसे इंग्लिश में प्योर इंग्लिश चल रही है, लेकिन हर क्लास के बाद आपको लेक्चर नोट्स मिलेंगे, उसकी स्लाइड्स मिलेगी, और हर क्लास में टीएस रहते हैं, जो टीचिंग असिस्टेंट्स रहते हैं, वो भी आपकी हेल्प करते हैं क्लास के बाद, तो प्लस आपके जो पूरा ग्रुप है आपके एमटेक का जो साथ में पढ़ रहे हैं, तो आप सबकी हेल्प ले सकते हो। और तो और मतलब आईसी में तो ऐसा था क्योंकि सिर्फ एमटेक मतलब क्लास का साइज काफी छोटा रहता है, तो टीचर टू स्टूडेंट का इंटरेक्शन स्पेस काफी बढ़ जाता है, तो आप प्रोफेसर्स को भी पूछ सकते हो जाके, और कोई मतलब वो खुद चाहते हैं कि आप सवाल पूछो उनसे ऐसे। तो तुमको अगर लैंग्वेज बैरियर आ रहा है या तुमको क्लियर नहीं हो रहा है ना, तो प्रोफेसर्स के पास लिटरली वहाँ टाइम होता है, हाँ। ठीक है, वो सिर्फ पढ़ाने के लिए होते हैं। जैसे हमारे कॉलेजेस में क्या होता है कि हम लोग सब काम करते हैं, प्रोफेसर सब करते हैं ना, पेपर भी चेकिंग करेंगे, पेपर भी सेट करेंगे, मतलब बहुत सारा काम होता है उनको, लेकिन वहाँ के प्रोफेसर, अच्छे कॉलेजेस के प्रोफेसर का काम सिर्फ होता है पढ़ाना और पेपर छापना, दो ही काम होता है उनका, पढ़ाते हैं बच्चों को और पब्लिकेशन और रिसर्च काम, तो उनको अच्छा लगता है डिस्कस करने में, इसीलिए वो पढ़ा रहे हैं, नहीं तो उनको कितना अच्छा जॉब मिल जाता है, गूगल फेसबुक में कितना अच्छा जॉब ले सकते हैं, लेकिन उनको पढ़ाने में अच्छा लगता है, डिस्कस करने में अच्छा लगता है। तो तुमको क्लास में अगर नहीं समझ आ रहा है तो तुम उनसे पर्सनली टाइम ले सकते हो, और वो एकदम हैप्पीली तुमको बुलाएंगे, ग्रीट करेंगे, बैठाएंगे, कहाँ डाउट आ रहा है, कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, और तुम अगर इंग्लिश नहीं समझ आ रहा है तुमको, तुम क्लियरली हिंदी में बात करोगे तो हिंदी में भी बात करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको बस ये है तुम्हारा लर्निंग का कितना इच्छा है उसके हिसाब से वो बात करते हैं बस।
तो बिल्कुल लैंग्वेज बैरियर तो कुछ भी इशू नहीं है। और टीएस रहते हैं हेल्प करने के लिए, वो करते हैं टीएस। टीएस शायद इनको पता ना हो, तो टीएस क्या होते हैं कि जो सब्जेक्ट वो पढ़ चुके हैं, जैसे इस साल हम लोग ने एक सब्जेक्ट पढ़ा, राइट, तो अगले साल हम लोग उस सब्जेक्ट में नए बच्चों को असिस्ट कर सकते हैं। तो क्या होता है कि टीएस जो है प्रोफेसर का मदद करते हैं कि कंटेंट डिलीवरी में, जैसे एग्जाम कंडक्ट कराना हो गया, कोई डाउट सेशन हो गया, कोई कॉन्सर्ट्स में या असाइनमेंट हो रहा है तो असाइनमेंट कैसे स्टार्ट करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो जो बच्चा पढ़ चुका है उसको तो आता है वो चीज, तो वो अगले साल न्यू बच्चों को वो उस चीज को डिलीवर कर सकता है कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, छोटे छोटे सिली डाउट्स है। तो डायरेक्ट तुम प्रोफेसर को अप्रोच करो जरूरी नहीं है, स्टूडेंट से भी आप पहले इंटरेक्ट कर सकते हो जो एक बार वो कोर्स कर चुका है, वो टी होता है, टीचिंग असिस्टेंट बोलते हैं। और हर कोर्स में ही रहते हैं। तो तुम भी टीचिंग असिस्टेंट बनोगे, जाओगे तो तुम भी टीचिंग असिस्टेंट बनोगे, जो जो सब्जेक्ट पढ़े हो तुम जाते ही बनोगे। जैसे बेसिक सी प्रोग्रामिंग के टीए बनेंगे हम लोग, कुछ और सब्जेक्ट के डेटा स्ट्रक्चर के बनेंगे, तो हम लोग हेल्प करेंगे उस चीज के लिए। समाप्त हो गए सर क्वेश्चन से। टेक्स्ट में आ रहा लग रहा है मुझे। हाँ मतलब हम टेक्स्ट एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ वॉइस क्वेश्चंस एंटरटेन कर रहे हैं। अनम्यूट करके बोल लो। हाँ शांति। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। सर मतलब जैसे मैं पूछ रहा था कि जैसे अभी कोई सब्जेक्ट हम रिवाइज करने बैठते हैं, तो जैसे सर ने अभी अभी तो हमने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो 2-3 सब्जेक्ट सर ने अभी कंप्लीट करवा दिया है, जैसे सी हो गया, डीएस हो गया। तो अभी जैसे हम सी पढ़ चुके हैं, 2 हफ्ता हो गया, अब फिर जाते हैं कि चलो अब रिवाइज कर लेते हैं सी को। तो ऐसा जब रिवाइज करने बैठते हैं तो ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, मतलब पूरा एक बार करने के चक्कर में उसमें बहुत टाइम लग जाता है। पता चला कि पूरा दिन निकल गया और सिर्फ एक सब्जेक्ट रिवाइज किया हमने पूरा। भले वो हमने पूरा कर लिया, बट फिर भी ऐसा लगता है कि आज हमने कम पढ़ाई करा है, एक ही सब्जेक्ट को रिवाइज। तो मतलब वो टाइम हम पूछ रहे थे उसको रिड्यूस एक दिन में एक सब्जेक्ट मस्त है भाई, एक दिन में एक सब्जेक्ट बहुत बढ़िया स्पीड है। वही सो नहीं सर, जैसे आदत कि हर बार एक जब पूरा तुम नेक्स्ट टाइम रिवीजन करोगे। हाँ बोलो बोलो। हाँ सर, मैं वही बोल रहा था, जैसे अभी हमने नया प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, ऐसा लगता नहीं है ना कि एक पूरा दिन निकल गया और एक सब्जेक्ट हुआ था, ऐसा लगता है क्या पढ़ रहे हैं, ऐसे में तो फिर क्या ही पेपर निकलेगा ऐसा टाइप का। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, तुम्हारी स्पीड अच्छी है काफी, अच्छी एक स्पीड दिन है। में एक सब्जेक्ट तो देखो सबसे शुरू बार जब तुम पढ़ोगे ना, नोट्स यहाँ पढ़ाई हो गया, सबसे पहली बार जब तुम करोगे तो एकदम ज्यादा आवर्स दोगे, 8 से 10 घंटा भी दोगे ना, तब जाके एक वीक में एक सब्जेक्ट होता है ना, वो भी एकदम स्क्रैच से। एक वीक से 10 दिन मिनिमम लगता है अगर तुम 8 से 10 घंटा दे रहे हो तब। सो ये फर्स्ट टाइम में बहुत टाइम लगता है। नेक्स्ट टाइम जब तुम करोगे तो नोट्स में जब तुम जाओगे, ये तो आता है, समझ आ रहा है, क्वेश्चन भी बनाओगे काफी फास्ट बनेगा, कॉन्सेप्ट भी पढ़ने की इतना जरूरत नहीं पड़ेगा, तुम अच्छा ये समझ आ रहा है, फास्ट हो जाएगा काफी। फिर थर्ड राउंड करोगे तो और कम हो जाएगा, फिर और करोगे, मतलब 3-4 रिवीजन तो हो ही जाता है तुम्हारा, अगर अच्छा ग्रेड प्रिपरेशन है तो 3-4 राउंड तो ऐसा कॉपी पलट ही जाता है। तो फिर लास्ट में जब तुम आ जाओगे ना जनवरी दिसंबर के टाइम पे, तो ऐसे पलटता है पूरा, कॉपी ऐसे पलटता है, 5-10-15 मिनट, आधे घंटे 1 घंटे में एक सब्जेक्ट पूरा ऐसे पलट जाता है। तो वो फास्ट अपने आप रिवीजन जब जितने बार करोगे उतने बार बढ़ते जाएगा, स्पीड कम तो हो जाएगा अपने आप, स्पीड बढ़ जाएगा सॉरी। और कोई टॉपिक आता ही नहीं तो उसका एनालिसिस आप ऐसे करो ना, टॉपिक वाइज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके देखो जो सॉल्व नहीं हुए पहले अभी, और अगर वो सॉल्व हो रहा है तो मतलब आपको टॉपिक आ गया। सिंपल, मतलब यही सबसे सिंपल स्ट्रैटेजी है। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थोड़ा फ्रीक्वेंसी कम हो गया सर, हो गया 1 घंटा हो गया शायद। और कोई डाउट किसी को? टेक्स्ट में आया जा रहा है, बोल नहीं रहे। जॉब इन अब्रॉड आईटीबी में सीन क्या है? देखो अभी कोविड है, कोई बाहर जाना मिलेगा नहीं, मुझे तो जितना लगता है ऐसे। मेरा दोस्त गया है। अच्छा गया है क्या? आई थिंक डायरेक्ट प्लेसमेंट अब्रॉड तो नहीं होती होगी। होता है क्या? नहीं आईसी में मतलब ऐसी कंपनीज नहीं थी जो डायरेक्ट बाहर रिक्रूट, नहीं शायद आई थी, हाँ जापान वगैरह की आई थी, जापान आती है, जापान की आई थी कंपनीज, यूएसए की तो कोई नहीं है वैसे, क्योंकि यूएसए की ऐसी स्टार्टअप्स आई थी जिनका इंडिया बैंगलोर में ऑफिस है। माइक्रोसॉफ्ट तो आता होगा ना, बैंगलोर की है, बैंगलोर रेडमंड देता है ना, फिर पता नहीं है मतलब। तो कम आता है बेसिकली, तो हाँ थोड़ा कम है कम है, लेकिन उसमें क्लियर रहेगा जॉब लोकेशन क्या है। हमारे हाँ। में बहुत सारा था, जैसे एम्स्टर्डम था, जापान था और चाइना था, तो ऐसे सारे देश से आ जाते हैं वैसे, मतलब मेन जो है यहाँ से आ जाते हैं,
लेकिन जिसको अप्लाई करना है वो करते हैं और फिर लग जाता है, ज़्यादा टफ नहीं है, लग जाता है। मेन टफ होता है माइक्रोसॉफ्ट का रेडमंड, जो कि थोड़ा मुश्किल होता है। बाकी जैसे बाहर अगर तुमको जाना है, जैसे एम्स्टर्डम हो गया और चाइना हो गया, जापान हो गया, तो यहाँ पे लग जाता है, लग जाता है। जापान का लग जाता है आराम से, ज़्यादा टफ नहीं होता है। और ऐसे एक और देश है चाइना के जैसे, ताइवान 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 में मेरा एक फ्रेंड गया है, तो उसका फर्स्ट डे प्लेसमेंट हो गया था। सो अब्रॉड के आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आईसी में कम आते हैं, आई गेस आईटी कॉमर्स तो डेफिनेटली कम है अब्रॉड के प्लेसमेंट, विद इन इंडिया सेम है बट बाहर के थोड़े कम है। अब पता नहीं, अब शायद अच्छा हो गया कुछ। हेलो, मेरा क्वेश्चन कोमल मैडम आपसे है कि जैसे कि मैंने बहुत सुना है कि आईआईएससी मतलब रिसर्च करना हो आपको तो आईआईएससी जितना बेस्ट इंडिया में कुछ नहीं है, तो हाँ। मुझे यही जानना है कि मतलब वहाँ पे रिसर्च ओरिएंटेड लाइफ कैसी होती है, एनवायरनमेंट और वो सब। तो रिसर्च, हाँ, तो एक्चुअली एमटेक में भी जैसे आप एमटेक के लिए जा रहे हो, जो नॉर्मल एमटेक प्रोग्राम है जिसमें 10 कोर्सेज है और रिसर्च प्रोजेक्ट है, तो वो आपको रिसर्च करने का मौका मिलेगा वहाँ पे। और मतलब इनफैक्ट काफी रिसर्च ओरिएंटेड है आईसी। आई थिंक कोर्सेज भी ऐसे आपको मिलेंगे जो नॉर्मल कोर्सेज भी रहते हैं प्लस रिसर्च ओरिएंटेड भी रहते हैं। तो जो एमटेक प्रोजेक्ट रहता है तो मोस्टली क्या होता है कि 10 कोर्स आप पहले 3 सेमेस्टर में करो और लास्ट सेमेस्टर पूरा डेडिकेट करो रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए। तो मैंने अपने 4th सेमेस्टर में सिर्फ रिसर्च करी है, और जो लैब में मैंने गेम थ्योरी लैब में ज्वाइन किया था तो वहाँ का प्रोजेक्ट किया था मैंने। तो हाँ, चांस तो आपको मिलेगा रिसर्च करने का, ताकि आप डिसाइड कर सकोगे कि अगर आपको आगे पीएचडी में जाना है या नहीं। तो लाइक और ऐसे बताओ तो कुछ सब्जेक्ट जो कोर्सेस है एकदम बेसिक से स्टार्ट किए थे, बेसिक प्रोबेबिलिटी, बेसिक एलए, ये सारे कोर्सेस थे जिसके ऊपर फिर और कोर्सेस बिल्डअप होते हैं, मशीन लर्निंग जिसमें कुछ नहीं है बस मैथ से बहुत सारा। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट हो गया ऐसे कोर्सेस। और हर कोर्स में, नॉट इनफैक्ट हर कोर्स में बट कुछ कोर्स में जैसे कोई ना कोई ऐसा रिसर्च पोर्शन था ही। जैसे कोई रिसर्च प्रोजेक्ट टाइप का दे दिया, डीबीएमएस कोर्स था जिसमें रिसर्च का प्रोजेक्ट था कि एक टॉपिक, मतलब उन्होंने लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दी, फिर उस पर बहुत सारे पेपर्स पढ़ने थे। तो कुछ ऐसे जो पेपर ओरिएंटेड, रिसर्च पेपर ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं वो आपको बताते हैं कि रिसर्च में किस डायरेक्शन में आप आगे मूव कर सकते हो। तो ये, हाँ, ये एक अच्छी चीज है। रिसर्च अगर आईटी कॉम में भी करना चाहो तो बहुत अच्छा स्कोप है, वहाँ पे भी ऑप्शंस हैं। हम लोग का जो एमटेक प्रोजेक्ट होता है उसका वेटेज काफी ज्यादा होता है और उसके लिए रिसर्च पेपर निकालोगे तो अच्छा ग्रेड्स आता है। तो ग्रेड्स बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि तुम्हारा रिसर्च पेपर निकल रहा है नहीं निकल रहा है, कितना अच्छा तुमने एफर्ट डाला है। सो आईटी कॉम में भी काफी है बट बैलेंस है आई गेस, कि जिनको एप्लीकेशन बनाना है एप्लीकेशन की तरफ भी बनता है, और जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, कुछ एंड प्रोडक्ट बनाना वो हो गया, ये ऐसा भी प्रोफेसर्स मिलेंगे तुमको। और कुछ प्रोफेसर्स ऐसे भी मिलेंगे जिसमें तुम रिसर्च पेपर निकाल सकते हो। तो काफी अच्छा एनवायरनमेंट है वहाँ पे भी, बहुत सारे हमारे बैच में पेपर निकले हुए हैं रिसर्च पेपर। तो सब प्रोफेसर बेसिकली आईएससी के बोलो चाहे आईटी के बोलो, हाँ। सेम ही होते हैं प्रोफेसर है ना। सो उनका जो पढ़ाई है, उनका जैसा भी है, जो भी उनका क्वालिफिकेशंस है, जो उनका जो बोलेंगे उनका थिंकिंग है, जो भी पैटर्न जो माइंडसेट जो उनका है वो प्रोफेसर सेम ही है। मतलब कभी भी ये प्रोफेसर इधर हो सकता है, ये प्रोफेसर इधर हो सकता है, मतलब एक ही है वो। कॉलेजेस क्योंकि डिफरेंट नहीं है, एक ही है। अगर जैसे आपको रिसर्च में ही जाना है तो आप तो पहले तो ये डिसाइड करना रहता है कि कौन से एरिया, कौन सी फील्ड में जाना है, क्योंकि पीएचडी इज वेरी वेरी स्पेसिफिक। जैसे अगर आपकी कंप्यूटर साइंस पूरा एमटेक क्या है, बेस कोर्स बिल्ड करता है, कि बीटेक क्या करता है कि बेसिक कंप्यूटर साइंस की इंजीनियरिंग बिल्ड करता है कि हाँ ये चीज रहती है, ओएसडी ऐसे अलग अलग कंपोनेंट्स है। मास्टर्स क्या करता है, उन्हीं कोर्सेज पे और डीपर अंडरस्टैंडिंग में जाता है। रिसर्च इनफैक्ट थोड़ा अलग है कि एक ही सिंगल रिसर्च ले लिया। जैसे ओएस में भी सिर्फ ओएस नहीं होता, बहुत सारे उसके छोटे छोटे सिस्टम्स रहते हैं, ये रहता है वो रहता है। कोई एक पर्टिकुलर नीश टॉपिक लेगा और उस पर ही रिसर्च कर देगा, उस पर ही जितना प्रीवियस जितनी रिसेंट रिसर्च हुई है या रिसेंट पेपर्स पब्लिश हुए हैं वो सब पढ़ो, फिर आगे सोचो कि और कौन सी प्रॉब्लम स्पेसिफिक सॉल्व कर सकते हो। तो रिसर्च थोड़ा इस डायरेक्शन में होता है। तो अगर आपको शुरू से रिसर्च करनी है तो आप इंस्टीट्यूट में जाओ या वेबसाइट खोलो और लैब्स देखो, कौन कौन सी लैब्स में क्या काम चल रहा है, उनके स्टूडेंट से बात करो एग्जिस्टिंग, या उनके प्रोफ्स की प्रोफाइल देख सकते हो अगर रिसर्च में जाना है तो। एमटेक में नहीं, आईआईसी में कंपलसरी नहीं है टीए। अरे अब तो थोड़ा चेंज भी हो गया शायद टीए का, अब शायद एग्जाम होता है, अगर आप एलिजिबल हो तो ही टीए देंगे, ऐसा कुछ सुनाई में आया था, क्योंकि स्टाइपेंड बंद हो रहा था ना
ऐसा कुछ हो रहा हाँ है? बंद हो रहा है, तो आई थिंक एमटेक का स्टाइपेंड स्टाइपेंड बंद हो तो चुका है। स्टाइपेंड बंद भी हो रहा है, तो अगर आप पढ़ाओगे या टीएशिप करोगे तभी आपको पैसा मिलेगा, नहीं करना चाहो तो नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ होगा। क्योंकि हमारे टाइम में तो सबको करना होता था टीए और सबको पैसा मिलता था, तो अब पैसा नहीं मिल रहा तो काम भी क्यों करोगे, ऐसा वाला मोड चल रहा मैं होगा। पैसे भी मिले बट टीए भी नहीं करना था, बट हाँ मैंने एक कोर्स का टीएशिप मैंने किया। हाय सर, हाय मैम। हाँ हाँ, एक्चुअली मेरा डाउट ये था कि जो आईआईटीज और पीएसयूज जहाँ पे टेक्निकल राउंड और ये इंटरव्यूज होते हैं, तो दोनों के रिस्पेक्ट में मैं पूछ रहा हूँ, जैसे कि मैं और मतलब मेरे फ्रेंड्स हैं बहुत सारे, तो हम लोग अपना मतलब सीपी और अपने प्रोजेक्ट्स की तरफ अभी बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है, मतलब तो समझ नहीं आ रहा है कि ये सब चीज़ को पैरेलल लेके चलना चाहिए कि नहीं। प्रोजेक्ट एज इन बीटेक प्रोजेक्ट फाइनल ईयर? फाइनल ईयर नहीं, मैं अभी थर्ड सेम में हूँ। अच्छा थर्ड सेम में कर लो यार प्रोजेक्ट, अच्छा प्रोजेक्ट कर लो। कौन सा प्रोजेक्ट, सब्जेक्ट प्रोजेक्ट बोल रहे हो, कोर्स प्रोजेक्ट? नहीं मतलब अभी जैसे कि अपने रिज्यूमे बिल्डिंग की तरफ हम लोग सोच रहे थे। समझा नहीं भाई, एक अच्छे से ट्रेनिंग की पूछ रहे हो क्या? अच्छा ट्रेनिंग का पूछ रहे हो? नहीं, मैं एक्चुअली पूछ रहा हूँ, जैसे अपना रिज्यूमे बिल्ड करते हैं बहुत सारे लोग, तो उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डालते हैं और अपना मतलब ये सब चीज़ हाईलाइट करते हैं, तो उसके तरफ भी थोड़ा हम लोग इंक्लाइंड थे, तो ये चीज़ पैरेलल चलनी चाहिए कि नहीं प्रिपरेशन के कौन से साथ। कॉलेज से हो भाई, कौन से कॉलेज से? मैं जीसी बिलासपुर से हूँ। तो मेरे ख्याल से ज्यादा इतना लोडेड नहीं है भाई, तुम अपने इच्छा से कर रहे हो ना, अच्छा लगता है तुमको तो करो, वो अच्छे सा एज अ हॉबी कर रहे हो है ना, अपना प्रोफाइल बिल्ड कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है ये, तो कर सकते हो, मैनेजेबल है। अगर जैसे मैम शुरू में बोल रही थी जब मैं जस्ट एंटर किया था कि वीक में कुछ आवर्स जो है कोडिंग के लिए दो, ऐसे कुछ आवर्स ऐसे तुम अपना देना चाहते हो तो प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल, तो तुम्हारा प्रोफाइल बिल्ड होगा, अच्छी बात है वो। तो उसमें एकदम मेजर टाइम तो नहीं दोगे ना वीक का, कहाँ दोगे हो, तो आप तुम हॉबी के लिए कर रहे हो ना, तो कर सकते हो, अच्छी बात है वो। सर तो जैसे पीएसयूज और आईटीज में जो इंटरव्यूज होते हैं वो सब चीज़ मतलब इससे प्रिपेयर होता है कि कुछ अलग रहता है उसका? नहीं, आई थिंक पीएसयू आईटीज के इंटरव्यू में तुम्हारे प्रोजेक्ट से आई थिंक नहीं पूछते हैं वो। आईटी का आरए का अलग है, उसमें शायद पूछ सकते हैं प्रोजेक्ट देख के कि अच्छा तुमने जैसे कोई जावास्क्रिप्ट या वेब एप्लीकेशन बनाए तो उसमें, लेकिन ऐसा ट्विस्ट करके एकदम बेसिक चीज पूछ लेंगे कि वो पता नहीं होगा, जो मोस्टली लोगों को पता नहीं होती है। तो लेकिन जैसे पीएसयू के मोस्टली उसमें आई थिंक सब्जेक्ट से ही पूछते हैं, एटलीस्ट बीएआरसी में तो 5 सब्जेक्ट पढ़ के जाओ, उसमें से ही पूछेंगे, डिपेंड करता है। प्रोजेक्ट का इतना वेटेज नहीं रहता है उसमें, और मेरे ख्याल से प्रोजेक्ट का मैं यही बोलूंगा कि अगर तुम कर रहे हो तो इंटरव्यू के लिए कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हारे इंटरव्यू में मेरे ख्याल से जो बीटेक प्रोजेक्ट होता है उसी से अगर पूछेंगे तो पूछेंगे, बाकी सब्जेक्ट प्रोजेक्ट अनलेस कुछ ज्यादा ही यूनिक हो तब तक उस पे जैसे नजर जा रहा है ना, कुछ अलग से ही बना दिया इसने तो तभी जाएगा नजर, नहीं तो स्किप कर देंगे वो। तो उतना वेटेज नहीं है मेरे ख्याल से उस चीज का, करना है बिल्कुल करो, अच्छी बात है, प्रोफाइल बिल्ड करने का सोच रहे हो थर्ड सेम में, बहुत अच्छी बात है, कर सकते हो। बट हाँ, बट मेक श्योर यू लर्न थिंग्स बाय डूइंग द प्रोजेक्ट, सिर्फ रेज्यूमे में लिखने के लिए नहीं, बट आप एक्चुअली सीख रहे हो उससे चीजें, क्योंकि तुम रेज्यूमे में लिख रहे हो और हाईलाइट कर रहे हो तो उसका डीप नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि वो पूछेंगे, अगर तुम हाईलाइटेड वे में लिख रहे हो उस चीज को तो उससे क्वेश्चंस पूछेंगे और तुमको आना भी चाहिए। यस सर, थैंक यू। यस सर, यस मैम। मैं पूछ रहा था ना कि मैक्सिमम आप कितने प्रैक्टिस किए थे क्वेश्चन में, कितने रिसोर्सेस यूज किए थे, जैसे पैकेज हुआ, प्रीवियस ईयर, गेट और फ्लो, कितने रिसोर्सेस कर ले ताकि परफेक्ट मतलब कॉन्फिडेंस आ जाए और मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब लग ही जाना चाहिए गेट में? ये एकदम बेसिक है भाई, एकदम स्मूथ है वो, हमेशा यही है, नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, यही है, इतने से ही रैंक आता है। ये 3-4 चीजें हैं, मतलब वही मेन step है ये। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज, बस यही है। यही। तो पहले तो फंडामेंटल बिल्ड करोगे तुम, नोट्स से ही तुम्हारा 60, 70, 80%, 60, 70, 80% तो उसी से होना है तुम्हारा। फिर ये जो पॉलिश करता है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करता है और टेस्ट सीरीज करता है, इससे 90 तक पहुंच जाता है तुम्हारा प्रिपरेशन। फिर बस एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस करने हैं, तो यही मेन है, ये अपना नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, और फाइनली ये मॉक टेस्ट नहीं, टेस्ट सीरीज और फिर मॉक टेस्ट। तो टेस्ट सीरीज में मतलब वो सब्जेक्ट वाले जो होते हैं ना, छोटे छोटे टॉपिक वाइज, तो वो सब भी इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि उसमें नए क्वेश्चंस मिल जाते हैं कहीं ना कहीं। ज्यादा प्रैक्टिस करने की उतना जरूरत नहीं है ना, जितना रिक्वायरमेंट है यही बहुत होता है भाई, काफी हो जाएगा, यही बहुत होता है, टाइम नहीं मिलेगा इसके अलावा, मतलब लोगों का ये कंप्लीट नहीं होता है। मतलब अगर तुम मेड इजी ले लिए हो, एस ले लिए हो और आई गेट, 3 ले हैं हम लोग, है ना, मैंने 3 किया था, तो आई गेट से स्टार्ट किया था पैरेलली, फिर धीरे से ये मतलब तीनों का मॉक तो पैरेलली दिया है मान के चलो, आई गेट से स्टार्ट किया था,
बट सब्जेक्ट वाइज तो सर शुरू से ही टेस्ट लेते रहते हैं। तो उसके अलावा जब हम 6th सेमेस्टर में आई गेस मैंने ले लिया था स्टार्ट में, 6th सेमेस्टर के स्टार्ट में टेस्ट सीरीज ले लिया था, या 5th के एंडिंग या मिड में ऐसा ले लिया था। तो सब्जेक्ट जो कंप्लीट होते जा रहे थे तो वही स्टेप वही रहता था, नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर सब्जेक्ट वाइज जो छोटे छोटे टेस्ट होते हैं टॉपिक वाइज, फिर सब्जेक्ट वाइज, ये सब मैं दे देता था। तो ये 3 जब हो गया तो तुम्हारा 80-90% हो जाता था। ओके सर। तो काफी है, ये क्वेश्चंस कम नहीं है भाई, है ना, ये बहुत मटेरियल होता है। अगर तुम इसको रिवाइज करने बैठोगे ना सारे क्वेश्चंस को, तो पूरे क्वेश्चन जितना तुमने किया है इतने दिन में जो बता रहा हूँ मैं, तो उसमें तुमको 1 महीने से ज्यादा लग जाएगा अगर सिर्फ क्वेश्चंस को ही देखोगे, इतना क्वेश्चन है वो। आप सर इतना ही सब किए थे? बस इतना ही भाई। बस नहीं होता है काफी, बस इतना बस ही किया नहीं था, बस इतना ही किया। ये बस नहीं होता है काफी। टॉपिक वाइज मतलब हर सब्जेक्ट के 10 नहीं 100 कितने रहते हैं यार, बहुत होते हैं, याद नहीं है लेकिन काफी होते हैं। तुम एक बार टेस्ट सीरीज का ज्वाइन स्ट्रक्चर करो खोल के और देखो। हाँ खोल के बहुत देखो, सारा उसमें बहुत क्वेश्चन, बहुत सारे टेस्ट हैं उसमें। हाँ, 15 बहुत मिनट के, सारे। आधे घंटे के, 45 मिनट के, 1.5 घंटे के, 3 घंटे के, हर तरीके हर तरीके के दो मैंने 3 सब्जेक्ट मिक्स करके हाँ बहुत सारे टाइप बहुत के सारे होते हैं, तो तरीके कम नहीं होता हर पीएनसी लगा दी उसमें। यस सर। हाय सर। हाय मैम। है। मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि एमटेक की प्लेसमेंट में बीटेक के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं कि नहीं, उसको नहीं कंसीडर उतना किया नहीं जाए? पूछते क्योंकि आप एमटेक में इतने प्रोजेक्ट कर लेते हो कि वही लिखते हो मोस्टली रेज्यूमे में आगे। क्योंकि कॉलेज में मैम प्रोफेसर ये सब जो टीचर हैं वो सब बोलते हैं कि प्रोजेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दो, ऐसे क्योंकि तुम इंजीनियर बन रहे हो तुम्हारे पास कोई नॉलेज होनी चाहिए बीटेक में। नहीं उनका पॉइंट काफी सही है, क्योंकि तुम इंजीनियर बन रहे हो तुम्हारे पास नॉलेज होनी चाहिए। मतलब उनका आई थिंक उनके कहने का ये है कि अगर आप प्रोजेक्ट पे फोकस करें तो वो प्रोजेक्ट ऐसे मतलब इतना उसमें आउटपुट आना चाहिए कि ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाए, ताकि आपको समझ आ रहा है कि जैसे मेरा बीटेक कुछ प्रोजेक्ट था कंपैरिजन ऑफ क्लाउड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, ऐसा कुछ प्रोजेक्ट था मेरा। तो एटलीस्ट मुझे समझ आया था कि हाँ ये 4 एल्गोरिथम है, इनका मैंने पूरा कोड करके इनको पूरा सिमुलेशन रन करके, तो एटलीस्ट मुझे पूरा समझ आया कि उस प्रोजेक्ट में मैंने किया क्या है। तो आई थिंक वो लर्निंग के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन एमटेक के प्लेसमेंट के टाइम पे आपके पास इतने प्रोजेक्ट्स होते हैं कि वो जो बीटेक का प्रोजेक्ट है सिर्फ एक छोटे से लाइन में इतने से पॉइंट में आएगा, जो आई थिंक मतलब रेज्यूमे का इन जनरल रूल ये है जो लिखा है अगर उसमें से पूछे तो आपको आ जाना चाहिए। ओके मैम। केवल एमटेक की प्लेसमेंट में केवल एमटेक की ही कंसीडर होते हैं सीजीपी और तो प्रोजेक्ट? ये देखो मैं एकदम सिंपल आईआईटी बॉम्बे का सीन बताऊंगा, इससे समझ आ जाएगा तुमको। सब्जेक्ट्स में क्रेडिट्स होते हैं 60 क्रेडिट्स के, हम लोग 10 सब्जेक्ट्स करते हैं, 6 क्रेडिट्स के होते हैं। 60 क्रेडिट्स का तुम्हारा सब्जेक्ट होगा, और एमटेक प्रोजेक्ट होता है 90 क्रेडिट्स का, ठीक है। तो इसमें तुम सब्जेक्ट कुछ 4-5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट में तुम प्रोजेक्ट करोगे, ठीक है। तो ये 6 का एक छोटा सा हिस्सा होगा जिसमें ये 4-6 प्रोजेक्ट का वो रहेगा तुम्हारा। बट तुम्हारा सिर्फ 90 क्रेडिट्स का तुम्हारा एमटेक प्रोजेक्ट है। सोचो इतने बड़े को तुमको आधा घंटा एक्सप्लेन करना पड़ेगा तुम्हारे इंटरव्यू में, तो उसके पास टाइम कहाँ बचता है उसके बाद। ये 90 क्रेडिट्स में तुमने क्या किया है, कैसा किया है, क्या किया, कुछ पेपर पब्लिकेशन है क्या तुम्हारा, ये सब इतना ज्यादा डिस्कशन हो जाता है कि इन सब्जेक्ट वाले प्रोजेक्ट के लिए टाइम नहीं बचता। उसके बाद आता है बीटेक का, तो इतना टाइम ही नहीं होता है कि बीटेक प्रोजेक्ट की तरफ ध्यान दे पाए, क्योंकि उनको भी पता है बीटेक में कुछ किया तो नहीं है इन्होंने। वो देख के समझ आता है, टाइटल देख के उनको समझ आ जाता है कि इसमें क्या पूछना चाहिए, टाइम वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको जहाँ पे यूनिक लगेगा उस पर ही क्वेश्चन पूछेंगे। टाइम वेस्ट करने के लिए जो आता ही होगा, उनको कुछ नया नहीं दिखेगा उसमें, वो लोग पूछेंगे। लेकिन जैसे आप बीटेक से ही डायरेक्ट कंपनीज में ट्राई कर रहे हो ऑफ कैंपस वगैरह, तो आप बीटेक प्रोजेक्ट अच्छे से करो और अच्छे से मतलब सिर्फ लिखने के लिए मत लिख दो, एक्चुअली उसको अच्छे से करो। अगर एमटेक के लिए नहीं जा रहे हो, डायरेक्ट प्लेसमेंट ट्राई कर रहे हो। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। सर आईआईटी बॉम्बे में मतलब एमटेक और बीटेक का प्लेसमेंट एक साथ होता है, ऐसा होता है क्या? हाँ साथ में ही होता है भाई। ओके। तो कंपटीशन भी बढ़ जाता है। कंपटीशन है तो डरने की बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं भी डरता था। तो क्या होता है कि धाकड़ लोग जितने होते हैं ना, धाकड़ लोग जिनका रैंक एकदम खतरनाक आता है, तो सारे तो सीएस में जाते हैं, ठीक है। इतना 500 रैंक भी नहीं जाता होगा आईआईटी जेईई में, उनका सीएस में होता है, ठीक है। तो इतने धाकड़ लोग आईआईटी जेईई क्लियर करके आईआईटी बॉम्बे पहुंचते हैं। अब इसमें से आधा जनता जो होता है 120 का एडमिशन होता होगा मान लो, तो 50 लोग 60 लोग ऐसे होते हैं जिनके पास प्री प्लेसमेंट ऑफर होता है, ठीक है, जिनको अलाउड नहीं होता प्लेसमेंट में बैठना, ठीक है। तो 50-60 लोग तो ऐसे ही निकल गए, ठीक।
50-60 के बाद 30-40 का तो ऐसा होता है कि मेरे को अब ऐसा सा जॉब नहीं चाहिए भाई, मेरे को ये पीएचडी करना है और बाहर से करना है। आईटी इंडस्ट्री ये सब मेरे लिए नहीं है, मेरे को बाहर जाना है। तो कितने बच्चे निकल गए? 70-80 बच्चे तो निकल गए। अब बचा कौन? 20-30-40 लोग। ठीक है, 20-30-40 लोग कितना जॉब खाएंगे तुम्हारा? 20-30-40 जॉब कितने मिलते हैं? 500 कंपनी के आसपास आ जाती है। ठीक है, तो क्या कर लेंगे भाई उन लोग, है ना? शुरू के दिन में प्लेस होके निकल लेंगे, तो कोई लोड नहीं है। 30-40 लोग के साथ कंपटीशन है, 30-40 लोग जल्दी जल्दी प्लेस हो भाई, जाओ, फिर हम लोग का प्लेसमेंट तो होना ही है। अब बीटेक मैं बता रहा हूँ, प्लेसमेंट में मेन कंपटीशन कौन होता है? बीटेक सीएस, बीटेक इलेक्ट्रिकल, एमटेक सीएस, एमटेक इलेक्ट्रिकल, यही 4 जो है इन्हीं लोग मचाते हैं प्लेसमेंट में, बाकी लोग का बाद में ही आता है नंबर। तो भाई बीटेक और इलेक्ट्रिकल वाले, बीटेक सीएस और इलेक्ट्रिकल वाले आधा से ज्यादा पीपीओ रहता है पहले से, प्री प्लेसमेंट ऑफर, तो बहुत कम बच्चे ही प्लेसमेंट में बैठते हैं। और सब एकदम खतरनाक नहीं होते हैं भाई, है ना, मैं एकदम क्लियर बता रहा हूँ। वहां जाके रहते हैं, बहुत बच्चे रहते हैं, लेकिन हम लोग वहां जाके देखते हैं कि बीटेक वाले बच्चे भी बहुत ज्यादा सफर करते हैं, उनसे कहीं अच्छे एमटेक वाले भी बच्चे होते हैं। और आप भी 2 साल में काफी लर्न कर काफी लर्न कर लेते हो कि तुमको समझ आता है कि चीजें कैसी होती है ना। उनके पास उन लोग ना इतना चिल हो जाते हैं कि कोडिंग नहीं चालू किए रहते हैं। हम लोग को पता होता है कि हमारा जीवन कोडिंग से ही होने वाला है, तो 6 महीने पहले से कोडिंग स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। और फाइनल डे जब आता है ना, जब टेस्ट होता है जो इंस्टीट्यूट लेवल पे होता है, तो उस पे जब लिस्ट आता है तो देखते हैं कि बीटेक वाले भी नीचे, एमटेक वाले ऊपर पहुंच गए, ऐसा होता है। तो बिल्कुल उसमें डरने की बात नहीं है, एमटेक बीटेक ज्यादा लोड नहीं लेना। हमको भी लगता था शुरू में, वहां जाके पता चला सब बराबर है, कोई खतरनाक नहीं है। मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ यार, माइक्रोसॉफ्ट में एमटेक के से ज्यादा प्लेस्ड हैं बीटेक से। मतलब 10 लोग का प्लेसमेंट हुआ होगा माइक्रोसॉफ्ट में, तो 8 लोग एमटेक के होंगे और 2 जन बीटेक के हैं। तो सोचो, मैं माइक्रोसॉफ्ट को बता रहा हूँ, उससे और क्या अलग बताऊँ। तो लोड नहीं है बीटेक का इतना ज्यादा। सर अगर ये कोई टीयर 3 कॉलेज से है तो उसके लिए कितना टफ होगा गेट एग्जाम को क्रैक करना? मैं तो टीयर 3 से ही कहूंगा मेरे ख्याल से। बीआईटी कौन सा टीयर है? 3 है ना? बताओ ना। 3 है भाई, हम लोग ऐसे ही, हम बता रहे ना, हम ही लोग के लिए बना है भाई गेट। हम बता रहा हूँ, बाकी कॉलेजेस के लिए नहीं बना है गेट, हम लोग सीएस वालों के लिए बना है। मस्त एक बार में निकालो, 1 बार 2 बार में निकलना ही है। मतलब अगर आपने प्रिपरेशन किया है बिल्कुल निकलेगा, आई गेट ज्वाइन किया तो और निकलेगा पक्का। क्योंकि इतना बेसिक से टीयर 3 के लिए ही बना है, मैं बता रहा हूँ। आई गेट जो बना है ना, ये हम बच्चों के उद्धार के लिए बना है, और हम लोग को स्पून फीडिंग कर करके सिखा देते हैं, हम लोग गेट निकाल लेते हैं, फिर आगे हम लोग का प्लेटफॉर्म ही चेंज हो जाता है। सो हम लोग के लिए इतना, कभी देखे हो कि स्पीड ज्यादा हो रहा लगा है कभी तुम लोग को कि आई गेट में जो पढ़ाई हो रहा है स्पीड ज्यादा लगा है? उल्टा ये नहीं लगा सर। होगा कभी कभी कि कितना स्लो पढ़ा रहे हैं सर, ऐसा लगा होगा मेरे ख्याल से भाई, मैं जो एक्सपीरियंस किया हूँ। क्योंकि सर सबको लेके चलते हैं, तो इसमें टीयर 3 के ही बच्चे हैं सब, तो सर उस स्पीड में पढ़ाते हैं कि बच्चे ग्रास्प कर पाए, और उनका ही उद्धार के लिए कर रहे हैं सर, कमाने के लिए तो नहीं। जितने ज्यादा बच्चे का निकल सके रैंक, उसी के लिए पढ़ा रहे हैं। तो टीयर 3 के ही सारे बच्चे हैं, और आई गेट इसीलिए इतना फेमस है पूरा इंडिया में कि एकदम छोटे जगह से आके इतने बच्चे निकाल लेते हैं। तो मेरे ख्याल से इशू नहीं है, टीयर 3 के बच्चे ही निकालते हैं जनरली, क्योंकि टीयर 1 टीयर 2 वाले जो कॉलेजेस हैं वो सब गेट जनरली देते नहीं है सीएस में। सिद्धार्थ सर की सबसे बड़ी क्वालिटी है सर कि सबका डाउट लेते हैं, किसी छोटा छोटा डाउट हो सबको रोक कर सबको समझा कर तब। हाँ सर, हाँ वो तो है सर, बैठे हैं। नाम बता दो भाई, तुमको गिफ्ट मिलेगा। और कोई डाउट भाई? अच्छा, जब सिद्धार्थ सर डांटते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं ना सर? मजे में आ रहे हैं बच्चे। सिद्धार्थ सर से भाई सब डरते हैं, मुझे तो नहीं मैं बस नहीं डरता था भाई, मैं बता रहा हूँ, इतना मस्ती करता था मैं। शुरू में लगता था, लेकिन थोड़े दिन बाद जब तुम्हारा थोड़ा प्रिपरेशन पेस पकड़ लेता है ना, तो कॉन्फिडेंस आ जाता है सर से बात करने की। पहले लगता है कि यार बस क्लास अटेंड कर रहे हैं, सर से क्या ही मस्ती करेंगे, लेकिन अब सर पहले डांट देते थे, अब तो सर कम ही डांटते हैं। और सर चिल है यार एकदम, जब भी तुमको कोई डाउट है कभी भी आओ, डिस्कस करो। सर बहुत डांटते ही जल्दी नहीं है, नाराज भी होते हैं। नाराज होते हैं भाई, इतना दिन भर पढ़ाएंगे तो नाराज तो होंगे, फ्रस्ट्रेशन आता ही है। तुमको दिन भर जॉब करोगे, उसके बाद कोई आके उंगली करेगा तो फिर डांटोगे यार तुम। जॉब करो पता चलेगा। तो होता है, तो वो कभी कभी होता है, मस्त स्वीटली लेने का उस चीज को, मजा आता है। कभी कभी सर गुस्सा भी करते हैं, तो अच्छा अच्छा लाइन बोलते हैं सर, मजा आ जाता है। तो बहुत कम होता है, अच्छी बात है, कुछ कोई ऐसा इशू तो है ही नहीं। अगर अगर आईआईसी या आईआईटी बॉम्बे में ही सिलेक्शन चाहिए तो आई थिंक कंपलसरी 100 के नीचे रैंक
तो होना ही चाहिए ना आईएससी आपके। में चाहिए तो 30-40 तक 30, लाना 40 पड़ेगा। हाँ, अंडर 100 आईआईटी बॉम्बे में 80 80-90 तक आता है। 80-90 90 जाता है जनरली, जनरल का। वहाँ बैचेस कितने बंदों के रहते सर, मतलब बच्चों के रहते आईआईटी में? आईएससी में 60 है एमटेक सीएसए का। हमारे में 120 है। लेकिन वो 120 में थोड़े बाहर से भी होते हैं, कुछ तो कोटा। फिर रैंक कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए, मतलब टारगेट रख कर चलना चाहिए कि ये रैंक बहुत डिसेंट होता है जनरल आईआईटी के में लिए? 100 के अंदर अगर आईटी बॉम्बे चाहिए तो, और ओबीसी में आई गेस 300-350 तक। ओके सर, थैंक यू। सर लोकल से लोकल आईआईटी में जाना हो तो कितना रैंक चाहिए? लोकल आईआईटी सर, लोकल आईआईटी दो क्या 2000 आईआईटी लोकल आईआईटी 2000 बोल रहा है। कौन सा सर? नगर। आईआईटी भिलाई चलेगा भाई? नहीं, आई थिंक 2000 पीछे होगा सर। कहाँ 2000 में? जनरल में मिल जाता है सर आईआईटी भिलाई? जनरल में अब सर ही जानेंगे हम पता नहीं यार, कट ऑफ सर 2000 बोल रहे हैं आईआईटी भिलाई का, बट within 100,000-1,500 you can get triple ITs और NITs मिल सकती है। मैं भी वही बोलूंगा कि हाँ। 1500 मिनिमम आ Target, जाए, 1000 होना चाहिए यार मिनिमम। कोशिश करो 1000 आ जाए, तुम्हारे पास चॉइस रहना चाहिए Choice, एटलीस्ट, हाँ, है ना? choice रहे। एकदम पीछे आता है ना तो फिर ऐसा होता है कि कॉम्प्रोमाइज वाले स्टेज में आ जाता है। हाँ, और NITs वगैरह फिर हाँ, जाओ। और 1000 तक रहता है तो तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। ट्रिपल आईटी जा सकते हो, है ना? ट्रिपल आईटी बैंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, इसमें ट्राई कर सकते हो। उसके बाद एनआईटीज भी बचता है अच्छा। तो बहुत सारा ऑप्शन हो जाता है। तो 1000 के अंदर तो एक डिसेंट रैंक होता है, उसमें कर सकते हो। और अगर आईटी टारगेट कर रहे हो तो मेरे ख्याल से 200, 300, 400 तक ठीक है। मतलब हाँ, जनरल नहीं तो एग्जाम देना पड़ेगा ना, हाँ, इंटरव्यू देना पड़ेगा, और इंटरव्यू नहीं देना है। हाँ, डायरेक्ट एकदम Interview एडमिशन नहीं देना चाहिए है। कि बस रैंक देके एडमिशन मिल जाए तो तो 200-250 नहीं, सारे 200-250 को कहाँ मिला? आईटी रुड़की गुवाहाटी में 200 तक मिल जाता है। आई थिंक बट इंटरव्यू देना पड़ता है ना उनको। नहीं, रुड़की गुवाहाटी में नहीं नहीं ले जाते, सिर्फ आईटी कानपुर में है, आईटी 300 तक। हैदराबाद में इंटरव्यू 300 तक हो जाएगा तो ठीक है, डिसेंट है, 300 तक हो जाना चाहिए। ठीक है, उसका उतना मैटर नहीं करता यार, वो रैंक तो बहुत ऊपर नीचे हो जाता है फाइनल डे पे। बट टारगेट हमेशा यही होना चाहिए कि शुरू से तो टारगेट 100 ही होना चाहिए। और फिर आपने आप प्रिपरेशन आते जाता है ना तो तुम खुद ही टारगेट करो टॉप 50 करते हैं यार ऐसे करके। कुछ लोग कभी हो जाता है कि नहीं यार टॉप 500 ही चलेगा। सो प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग हाँ, क्लोज आओगे जब डेट के तो अपने आप वो चेंज होते रहता है, लेकिन टॉप 100 होना चाहिए सोच में। हेलो क्या ये मेरा क्वेश्चन कोमल से है। एक बार आपने सर को कॉल करके कहा था कि अभी मेरे को न्यू क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं, मैंने सभी कर लिया। एक इंटरव्यू में मैंने सुना था, तो जितना भी था वो क्या क्या आपने कंप्लीट कर लिया था कि आपको न्यू क्वेश्चंस नहीं मिल रहे थे? आई थिंक जो शुभम ने बोला वही टेस्ट सीरीज मोस्टली, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज ही। मतलब मैंने उतना ही देखा, मतलब मेरी सर्च स्पेस उतनी ही थी, सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज जो मैंने एस की ज्वाइन की थी सेकंड टाइम में, मेरी सर्च स्पेस उतनी ही लिमिटेड थी। और आई थिंक सर ने मुझे एक सेट ऑफ 10-12 पेपर दिए थे कहीं से, आई गेट के ही थे वो, शायद मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। वो सारे 10-12 पेपर फुल लेंथ के टेस्ट सीरीज के, सारे सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, और फुल लेंथ टेस्ट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मेरी सर्च स्पेस में फिर मुझे नहीं मिल रहे थे नए क्वेश्चन। हाँ, अगर मैं सर्च स्पेस एक्सपैंड करती शायद मिल जाता, बट मुझे लगा नहीं कि अब जरूरत है आगे बढ़ने की, इतने काफी है। मैम एक्चुअली हम लोग क्लास लेते हैं, उसके बाद रिवीजन कितनी करनी है ये सारी चीजें पता नहीं है, तो कितना रिवीजन करना चाहिए? मतलब एक क्लास के बाद कितना उस पर प्रैक्टिस करना चाहिए? जब तक आपको समझ ना आ जाए कि हाँ, कि जब तक आपको वो कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं आपसे, कि जैसे पढ़ा दिया सर ने कुछ टीओसी में ग्रामर, आपने क्वेश्चन, आप अगर बिना पढ़े सपोज आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, हो रहा है क्या? अगर नहीं हो रहा है तो मतलब और समझने की जरूरत है, समझ के फिर सॉल्व किया, फिर अगर हो रहा है तो मतलब समझ आ गया है, नहीं हो रहा है तो फिर और समझो। मतलब बेसिकली वो ये क्वेश्चंस, क्योंकि इन दी एंड गेट आपको कैसे जज करेगा? इन क्वेश्चंस के थ्रू ही जज करेगा, राइट? इन क्वेश्चंस सॉल्व करके ही आपको रैंक आएगी। तो अगर आपसे क्वेश्चंस हो रहे हैं मतलब आपको समझ आ गया। मैम टॉप 100 में आने के लिए कितना परसेंटाइल चाहिए मिनिमम? परसेंटाइल एज मतलब कि कितना परसेंटेज चाहिए 100 के अंदर? मार्क्स पूछ रहे हो क्या? हाँ, मार्क्स। मार्क्स आई थिंक मेरे साल में तो 70, मेरे मार्क्स 71 थे जो नॉर्मलाइज हो गए 77 हो गए थे।
बट आई थिंक लास्ट ईयर किसी के 80-90 में पहुंचे थे मार्क्स, तो हर साल वेरी करता है, बट आई थिंक 70+ इज अ गुड स्कोर। 70+ आराम से गुड, अच्छा स्कोर है। 65+ भी काफी अच्छा है 100 में से। बट एक्चुअली होता है कि 65 की 70 के बीच में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जिसके कारण रैंक आपकी इधर उधर 100, 200, 300 की लाइन वाले देखोगे तो सबके मार्क्स वो ऑलमोस्ट उतने रहते हैं। 70+ लाओगे तो फिर मतलब कर सकते हो टारगेट 100। मैम गेट में कौन कौन से सब्जेक्ट को बुक से पढ़ना जरूरी है? OS, DBMS, एल्गोरिदम्स और कुछ नहीं पढ़ा। आई थिंक OS, DBMS, एल्गोरिदम्स ये तीनों मैं तो नेटवर्क्स पढ़ा था। नेटवर्क्स अच्छा लगा था, क्योंकि नेटवर्क्स में ऐसा लग रहा था कि मजा नहीं आ रहा है, मतलब फील नहीं आ रहा था क्वेश्चंस बनाने में। ऐसा लगा कि बुक पढ़ लेना चाहिए, तो बुक अच्छे से पढ़ा था मैं। बट मैं बता रहा हूँ वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन है के लिए ही पढ़ा था मैंने, और अच्छा लगा था मेरे को पढ़ के, मजा आया था। कुरोज एंड रॉस बुक पढ़ा था मैंने, तो अच्छा लगा था मेरे को पढ़ के। बट सच बताऊं तो उससे मेरे को ऐसा बेनिफिट मिला ऐसा नहीं बोल सकता। जो बेनिफिट है वो क्वेश्चन से ही मिला मेरे को, जो नोट सर ने बताया था और क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया उसी से ही नेटवर्क में। मेन वही है यार, हम लोग अपने को कॉन्फिडेंस फील होना ज्यादा जरूरी है। किससे फील हो रहा है बस देख लो। बुक मैंने पढ़ा तो मेरे को लगा कि कुछ इन डेप्थ लग रहा है, कुछ समझ आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चंस क्या होता है कि एक तरीका हो जाता है, एक पैटर्न आ जाता है, और उसमें हम लोग को इन डेप्थ पता नहीं होता कि क्यों हो रहा है ये, है ना। सॉल्व हो जाता है लेकिन समझ नहीं आ रहा था क्यों हो रहा है ये, तो क्यों के लिए पढ़ रहा था बस मैं। बाकी उससे क्वेश्चंस में इतना बेनिफिट मिला ऐसा नहीं बोल सकता। मुझे बेनिफिट मिला था क्वेश्चन में भी, जैसे OS वगैरह में क्वेश्चंस थे, OS, DBMS, इन सारे ये 4 एटलीस्ट तो मैंने पढ़ी थी बुक्स इनकी। और जैसे मैं एल्गोरिदम्स का बताती हूँ, जो कोरमैन रहती है, थोड़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज है, लेकिन उसमें तो जैसे RA का इंटरव्यू होता है या एमटेक रिसर्च का इंटरव्यू होता है ISC में, और या RA का IIT बॉम्बे में होता है, तो वो लोग डायरेक्ट प्रूफ्स पूछते हैं एल्गोरिदम्स के। वो लोग गेट के क्वेश्चन नहीं देते सॉल्व करने के लिए, वो लोग बोलते हैं एल्गोरिदम, चलो बताओ कि ये डाइसक्रास एल्गोरिदम क्या आता है। तुम बता दोगे बोर्ड में कि ये डाइसक्रास है, ये ग्राफ है, शॉर्टेस्ट पाथ निकाल लिया, लेकिन बोलेंगे अब चलो इसको प्रूफ करके दिखाओ कि ये सही एल्गोरिदम है तुम्हारा। तो आई थिंक उस टाइम पे बुक इंटरव्यू वगैरह में काम आएगी। और क्वेश्चन सॉल्व करने में OS में तो काफी हेल्प की थी मुझे। एक वो क्वेश्चन था कि जैसे अगर एक ही टास्क है और हम लोग राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग यूज करें तो कितने कॉन्टेक्स्ट स्विचेस होंगे। तो ये तो बुक में डायरेक्टेड डायग्राम दिया होगा उस चीज का, तो लोगों को लगता है कि कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं होगा, लेकिन हर बार वो रूटीन कॉल होता है कॉन्टेक्स्ट स्विच का, तो होता है। तो ये बुक, ये जो एकदम छोटी छोटी चीजें होती है ना, जो हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं होती, अगर उतना इंटरेस्ट है तो आप जाके बुक पढ़ सकते हो। ये सब जो माइनर चीजें ना, ये रैंक इंप्रूव कर देती है एट द एंड। बट मेरा वही सजेशन रहेगा कि पहले एक पोजीशन पे पहुंच जाओ, एक पोजीशन पे पहुंच जाओ जिससे तुम्हारा श्योर हो रहा है कि 500 के अंदर तुम्हारा रैंक आ रहा है, 1000 के अंदर। फिर ये पॉलिशिंग स्टेज है, जो बोल रहा हूँ ना कि एक लिमिट क्रॉस हो गया कि तुम्हारा ये बेसिक चीजें हो गई, तब एकदम बुक की तरफ जाओ। क्योंकि क्या होता है कि लोग ना अच्छे समझने सब्जेक्ट को करके बुक से स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो फिर उसमें बहुत गड़बड़ हो जाता है कि बुक से स्टार्ट कर दिए तुम, है ना, तुम्हारे पास टाइम कितना बचा वो भी इंपॉर्टेंट है। अब तुम 3rd सेम में बुक पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अब तुम यार 5th सेमेस्टर में प्रिपरेशन स्टार्ट किए हो या 6th सेमेस्टर में बुक पढ़ने का स्टार्ट कर रहे हो किसी भी सब्जेक्ट का, और तुम्हारा ये भी है, कॉलेज भी है और बाकी सब्जेक्ट्स भी है, तो और पढ़ना नहीं आता है बुक में। सच बता रहा हूँ, आधे से ज्यादा बच्चों को बुक ही नहीं पढ़ना आता है। बुक इतना मोटा है, अब तुम भाई शुरू पे से फर्स्ट चैप्टर से पहले मस्त इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हो, ये सब नहीं होता तरीका। जो टॉपिक पढ़ना है, जैसे मैम बताइए एल्गोरिथम, ठीक है, जो एल्गोरिथम दिख रहा है, सारा एल्गोरिथम तो गवर्नमेंट का काम नहीं आएगा। गेट का सिलेबस क्या है वो ध्यान होना चाहिए, और उसको बस पढ़ो। और सारे एल्गोरिथम भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो एल्गोरिथम तुमको लग रहा है पढ़ना है तो उसको जाके रेफर करो, पूरा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो बुक पढ़ने भी आना चाहिए, वो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, नहीं तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। एक्चुअली मेरी बुक पढ़ने की आदत शायद इसलिए भी शुरू हुई क्योंकि NIT में तो हम लोग बुक्स पढ़ते थे सब्जेक्ट्स के लिए। हम लोग की कोई ऐसे तुम लोग की जैसे लिबर्टी नहीं थी कि एक वो पढ़ के चले जाओ गाइड टाइप का। तो वहां से एक्चुअली बुक्स पढ़ने की आदत शुरू हुई, और फिर मतलब रियलाइज हुआ कि बुक्स पढ़ने से गेट में काफी हेल्प मिल रही, क्योंकि वो बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब वो बुक मैंने कब पढ़ना शुरू किया, ऐसे नहीं कि सर ने कुछ पढ़ाया नहीं और मैंने बुक पढ़ना शुरू कर दिया। सर ने पहले क्लास में जो पढ़ाया वो पहले पढ़ा नोट्स वगैरह से, उसके बाद वो सेम टॉपिक बुक से पढ़ी, तो ऐसे तब जाके बुक जल्दी पढ़ पाई। ऐसे नहीं कि फर्स्ट जैसे शुभम ने बोला पहले पेज से स्टार्ट कर दिया। जो टॉपिक तो है वो आप बुक से पढ़ सकते हो अगर टाइम है तो। जो पार्ट वीक लग रहा है उसके लिए बस बुक पढ़ो। हाँ, जो पार्ट वीक लग रहा है उसके लिए पढ़ो। उसके बाद रैंक इंप्रूव करने के लिए भले तुम एक टॉपिक पढ़ रहे हो, अलग चीज है, बट मेरे ख्याल से तो हाँ, मतलब वही है कि तुम्हारा रैंक का टारगेट क्या है। रैंक का टारगेट बेसिकली शुरू में तो टारगेट यही होना चाहिए कि हम 500 तक तो पहुंचे मिनिमम। उसके बाद अपन उसको पॉलिश कर करके जितना ज्यादा शॉर्टन कर सकते हैं। और
वो टॉप 100 वालों का सबका प्रिपरेशन सेम होता है, वो बस वो डे डिसाइड करता है उस दिन का मेरे ख्याल से, क्योंकि काफी 4 क्वेश्चन मान लो, 4 क्वेश्चन के इधर उधर से वो 100 रैंक डिसाइड हो जाता है, तो काफी फर्क आता है, तो प्रिपरेशन सेम ही रहता है उन सबका, तो उसमें पॉलिश करते रहो फिर बैठ के। सर थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब जॉब करते हुए कभी आप लोग का यूपीएससी का मन बना, यूपीएससी करने का? हाँ भाई बताओ। मतलब जॉब करते हुए कभी आप लोग को यूपीएससी करने का मन किया है? नहीं यार, मतलब मेरा ऐसा है कि एमटेक कर लिया, अब कुछ नहीं करना है, जाएंगे तो पीएचडी में जाना है, बाकी यूपीएससी का आई थिंक बहुत ही पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, आपको कैसी लाइफ चाहिए, मतलब लाइफस्टाइल अलग है यूपीएससी वालों की, बहुत रेस्पेक्ट मिलती है उनको, बट उतना ही रगड़वाना भी पड़ता है उनको, तो फिर डिपेंड करता है आपको करने में। मतलब मेरा तो मन नहीं है वापस गवर्नमेंट सेक्टर में जाने का, क्योंकि मैंने पीएसयू में काम किया है, मुझे वहाँ का माहौल तो उतना अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने स्विच, मेरा मन तो नहीं किया यूपीएससी का। तो मन का क्या है कि कभी देखोगे ना, जैसे एक आध फेसबुक में वीडियो आ जाता है, कोई आईएएस ऑफिसर लोग का बात करते हैं, तो उनका रहता है यार, उनका जो है उनका माइंड लेवल है ना, उनका जो बात करते हैं, जो सोच की बात करते हैं, उनके बात करने में तुमको समझ आएगा कि उनके पास कितना नॉलेज पड़ा हुआ है ना, तो वो अपने आप एक शालीनता आ जाता है बात में उनके, तो वो देख के थोड़ा होता है, बट ये सोचते हैं कि कुछ भी बैकग्राउंड नहीं है भाई, स्क्रैच से अगर आपको स्टार्ट करना है इस एज में, तो थोड़ा यार रहता है कि अभी तो ठीक है, सेटल आउट है हम लोग, अच्छा खासा सेटल है, आगे बढ़ते हैं इसी में, और अच्छा लग रहा है, नहीं लगता तो सोचते नहीं लगता तो नहीं लगता तो सोचते हैं, नहीं है, क्योंकि काफी स्क्रैच से करना पड़ेगा भाई हमको, क्योंकि उसमें सीएस का तो कुछ भी नहीं पूछते हैं, तो मतलब सीएस का तो बिल्कुल नहीं, सब आपको फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुत ज्यादा अलग है, वो आपको पूरा स्क्रैच से करना पड़ेगा, और उसके लिए मानता हूँ कि हम लोग जितना रैंक ला लिए ना, उससे इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर हम लोग बैठेंगे ना तो निकाल लेंगे 1 साल 2 साल 3 साल, लेकिन पूरा छोड़ छाड़ के बैठेंगे तो निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक बार रैंक आता है ना आपका, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, जैसे मैम बैठेंगे, हम लोग बैठेंगे, जितने भी हम लोग इंटरेस्टेड हैं, तो हम लोग सब चीज लेकिन छोड़ छाड़ के बैठेंगे, तो साल 2 साल 3 साल में कुछ ना कुछ तो कर लेंगे, कुछ ना कुछ रैंक आ जाएगा, बट वही है, कौन छोड़े नहीं छोड़ना चाहते ना, काफी सेटल हो चुका है चीजें, इतना आगे बढ़ चुके हैं, तो अब नहीं मन करता है, कितना भी मन करे, अगर आईएएस बनने का भी मन कर रहा है ना, तो 10 बार सोचेंगे यार कि इतना अच्छा आगे बढ़ चुके हैं, क्यों ऐसा करें, तो यही है, वो तो कभी भी पॉइंट में, और मेन इंटरेस्ट ही, मतलब मेरा तो टेक्निकल में ही लाइन में ज्यादा चीजें सीखने का है, तो ऐस तो पॉइंट नहीं बनता। मैम बैकलॉग्स कुछ इफेक्ट करती है क्या इन एडमिशन एंड द प्लेसमेंट इन आईआईसी एंड आईआईटी बॉम्बे बोथ? बैकलॉग मतलब एमटेक के टाइम पे या नहीं बीटेक की सर करती, मतलब नहीं, फाइनल परसेंट जो होता है वो एक रिक्वायरमेंट है उनका, 60% 65% वो होना चाहिए, क्योंकि वो मार्कशीट तो देखते ही नहीं है, तुम्हारा परसेंटेज क्या है वो भी नहीं देखते बेसिकली, बट उनके शॉर्ट लिस्टिंग में तुम आ जाओ, वो मत फैक्टर बन जाए, 60-65% जो होना चाहिए वो तुम बैकलॉग क्लियर के लाओ या बिना बैकलॉग के लाओ, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं, वो देखते ही नहीं है। प्लेसमेंट में भी सेम मैम? हाँ, प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं सिर्फ, मतलब मोस्टली कंपनीज का रहता है कि 60% कुछ टाइप का रहता है, और 60% बेसिक है, इतना तो आ जाएगा, आ जाना चाहिए, मतलब बैकलॉग क्लियर कर लो, क्योंकि वो बर्डन है तुम्हारा, तो जितना जल्दी और बर्डन मतलब क्लियर जब कर तक लो, बैकलॉग क्लियर नहीं होगा तब तक तो शायद एडमिशन ही नहीं होता है, तो बैकलॉग क्लियर करना इंपॉर्टेंट है, कितना बैकलॉग आया वो इशू नहीं है, हाँ, फाइनल परसेंटेज जो फाइनल इशू है हाँ, वो 60 प्लस होना चाहिए, 65 प्लस, वो देख लेना जो होता है वो होना चाहिए। थैंक यू। अगर ये एमटेक में बैकलॉग लग जाए तो क्या प्लेसमेंट पे भी क्या प्रभाव पड़ता है? एमटेक में बैकलॉग जैसी कोई चीज नहीं होती, वैसे वहाँ ग्रेड्स मिलते हैं, बी ग्रेड एफ ग्रेड तो बहुत, मतलब फेल होना बहुत मुश्किल है किसी एमटेक के कोर्स में, ये तो ज्यादा आपको डी ग्रेड मिल जाएगा, तो आई डोंट थिंक नहीं होता मेरे ख्याल से उतना फर्क नहीं पड़ता उतना प्लेसमेंट पे, क्योंकि आपका एमटेक के ड्यूरिंग आपको फाइनल ग्रेड आया नहीं ना, कुछ ऐसे बेसिक सीजीपीए रिक्वायरमेंट होती है 7 अबव कुछ कंपनीज में, हाँ रहता है, शॉर्टलिस्टिंग होता है, आई थिंक कुछ कंपनीज में सीजीपीए 7 अबव की रिक्वायरमेंट 8.5 प्लस भी होता है, 9 प्लस भी होता है, बहुत सारा होता है। देखो ये एफआर वो बैकलॉग जो होता है वहां भी होता है, बट बहुत कम लोग लगता है जो एकदम ही मक्कारी किए हैं, ना असाइनमेंट सबमिट किए हैं, ना एग्जाम दिए, कुछ भी नहीं किए, या फिर चीटिंग किए हैं, हाँ चीटिंग किए हैं, प्लेगरिज्म किए हैं, ऐसा तो हो जाता है, बाकी ऐसा लगता नहीं है बेसिकली, मतलब 100-200 के बच्चे हैं तो 1-2 का ही लगेगा, और वो बहुत बड़ा कांड किए होंगे तभी लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा, बाकी सबको
10 में से 4 देके निपटा देते हैं। और वही मेरे है। बैचमेट्स में एक्चुअली कई लोग को 6.5 टाइप का था क्या, क्योंकि वहाँ आईआईसी में तो बहुत मुश्किल है ग्रेड, अच्छा ग्रेड लाइक 7-8 टाइप का ग्रेड है, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट रहता है। तो आई प्लेसमेंट में मतलब कुछ कंपनीज की थी 7+ अबव रिक्वायरमेंट, पर बहुत कम कंपनी थी, आईआईसी में से कुछ था नहीं ग्रेड वगैरह का। बहुत कम कंपनीज में रहता है ऐसा, हाँ। ग्रेड का तो इशू नहीं रहता है। कुछ ही कंपनीज रहता है वो जो ऐसा क्राइटेरिया लगा देते हैं ना, वो समझ आ जाता है कि ले जाने के ये मूड से नहीं मूड आए में हैं। नहीं, हाँ वो समझ वही आ होगा जाता है, फिर। क्योंकि वो जो सिर्फ मार्क्स को देख के आ रहा है ना, वो क्या है, उसके पास कम टाइम है, पसंद आएगा तो लेगा, नहीं तो जाएगा वो ऐसा। तो वो वैसे मूड बना के आया कि उसको ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, तो वो लेने के मूड से नहीं आया, वो बहुत कम लोग को ले जाएगा, मुश्किल से ले जाएगा, ऐसा रहता है। तो ऐसी कंपनीज कम आती है, मैं बता रहा हूँ 400-500 कंपनीज आती है, कहाँ मिल ही जाएगा तुमको। और ये सीजीपीए का क्राइटेरिया बहुत कम में रहता है, और मेरे ख्याल से शुरू के 3-4 दिन तो कोई ग्रेड देखता भी नहीं है, शुरू में ऐसे ही देख लेंगे 1-2 कंपनी। फर्स्ट राउंड निकल गया तुमको। मेरा क्वेश्चन ये है कि सपोज कि हमें आईआईटी में इंटरव्यू के थ्रू जाना हो, ऐसी रैंक आई है हमारी, सो उसमें एमएल और एआई के कोर्सेज होते हैं, तो उसमें ऐसा कुछ होता है कि जिन लोगों ने पहले से एमएल और एआई में बीटेक में या जिन लोगों ने वर्क करके रखा है, उनको ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है, ऐसा कुछ कि फिर प्योर गेट की जो रैंक होती है और जो मार्क्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग ही एडमिशन होगा? तो जितना मुझे पता है गेट की रैंक का कुछ परसेंटेज रहता है, जैसे एमटेक एआई का एडमिशन होता है उसमें गेट रैंक आई थिंक 80% वेटेज है, बाकी 20% इंटरव्यू का है। तो आई थिंक 80% वेटेज काफी मैटर करता है। बाकी आई डोंट थिंक वो लोग प्रेफर करेंगे एमएलएआई जो अगर पहले से सीखा हुआ है, और अगर आपने लिख दिया एमएलएआई पहले से सीखा हुआ है, तो वो लोग जो एमएलएआई पूछेंगे ना वो तो फिर आप बता नहीं पाओगे। तो आई मतलब डोंट थिंक कि वो लोग आई सीरियसली डोंट थिंक